हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम शुरुआत करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन नए चैप्टर का एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, या फिर हम यूँ कहें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है जिसका नाम है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स आपको सीए फाइनल लेवल पर यहाँ पर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल 3 पार्ट्स में डायरेक्टर्स आपको दिया गया है। डायरेक्टर्स का सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। उसको आज इस वीडियो के थ्रू हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जैसा कि आपको टाइटल में दिख रहा होगा, सेक्शन 149 को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो बात करता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। यानी कि डायरेक्टर्स कौन है वो तो हम समझेंगे ही सही, बट साथ में हम ये भी देखेंगे कि ये जो डायरेक्टर्स हैं वो कितनी कैपेसिटी में यहाँ पर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। उसके बाद में मिनिमम मैक्सिमम समझने के बाद में हम चलेंगे कुछ 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस की तरफ, जो है 164, 165 और 166। 164 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में। 165 जो है वो बात करेगा बहुत ही सिंपल चीज़ के बारे में कि आखिरकार ये जो डायरेक्टर्स है जिसके बारे में आप बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो डायरेक्टर्स कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स बन सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। एंड 166 में ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर है जिसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस वीडियो को। बहुत ही शानदार वीडियो है, नोट्स के साथ में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम शुरुआत कर रहे हैं डायरेक्टर्स चैप्टर की। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन। यहाँ पर कुछ प्रिसाइज नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। ध्यान रखिए कि ये जितने भी नोट्स हैं ये सब आपके आईसीआई के मॉड्यूल के हिसाब से हमने यहाँ पर बनाए हैं। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी है ये आपको अच्छे से पता ही होगा। आप सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर आईसीए मॉड्यूल को इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि वही हमारा भगवान है, वो जो बोलता है वो हमको पढ़ना होता है, तो इसीलिए हम उसको यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। ठीक है। सीए फाइनल के लिए इन डायरेक्टर्स को हम समझ रहे हैं। सीए फाइनल के अलावा ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो दूसरे कोर्सेज़ को, स्ट्रीम्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको भी अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो इन वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि डायरेक्टर्स का यहाँ पर क्या नेचर है। ठीक है दोस्तों। नाउ डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन सबसे पहला टॉपिक तो यहाँ पर है ही सही, इसी के साथ में ये पहला चैप्टर भी है। अब फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर की स्टाइल में हमको पढ़ना होगा। सबसे पहली बात, भले ही आप सीए फाइनल के स्टूडेंट्स होंगे बट हमको बेसिक्स तो समझना पड़ेगा। जिन्होंने पिछले वीडियोस देखे हैं वहाँ पर आपने समझ लिया होगा कि हम बेसिक्स को साथ में लेके चलते हैं। ठीक है। नाउ चैप्टर नंबर 1 अपॉइंटमेंट है, क्वालिफिकेशन है डायरेक्टर्स का। तो हमें ये तो समझना होगा ना भाई कि आखिरकार ये जो डायरेक्टर आप टर्म बोल रहे हैं वो डायरेक्टर मतलब होता क्या है। ठीक है। तो डायरेक्टर का एक बेसिक मतलब हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि डायरेक्टर टर्म मतलब होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 2 में हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे सेक्शन 149। ओके। टाइटल में आपने देखा होगा हमने बात करी 149 पढ़ने वाले हैं, और साथ में हमने बात करी 164 टू 166, ये 3 सेक्शंस भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान रखिए कि मॉड्यूल में ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक है। मॉड्यूल में सीक्वेंस जो सेक्शंस का दिया गया है वो 149 से चलता हुआ चैप्टर नंबर 1 जो कवर करता है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज 149 टू 172। ठीक है। ये सभी सेक्शंस है जो इस पूरे चैप्टर के अंदर लिए गए हैं, बट हम यहाँ पर उस सीक्वेंस में नहीं चलने वाले, थोड़े से लॉजिकल सीक्वेंस में हम यहाँ पर चलेंगे जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो पहला लॉजिक क्या बोलता है कि डेफिनेशन तो आप हमको बता दो यार, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। डेफिनेशन आपने हमको बता दी, तो डेफिनेशन पढ़ने के बाद में आप ज़रा ये बताएं कि ये बीओडी क्या होता है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिक तो नहीं समझाऊंगा, सीए फाइनल पे हैं ऑलरेडी आप। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप ये बताइए कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए और कितने मैक्सिमम डायरेक्टर्स चाहिए। मेंबर्स मतलब यहाँ पर डायरेक्टर समझना। ठीक है। डायरेक्टर्स का मिनिमम मैक्सिमम यहाँ समझते हुए फिर हम कुछ टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स पे यहाँ पर आने वाले हैं। क्या हुआ, यहाँ पर हमने नंबर्स की बात करी, फिर हमने यहाँ पर टाइप्स की बात करी। ठीक है। टाइप्स में क्या क्या यहाँ पर कवर होगा वो देखिए। वुमेन डायरेक्टर, ओके, एक महिला डायरेक्टर क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या होना आवश्यक है, क्या नेसेसरी है, क्या हर कंपनी में वुमेन डायरेक्टर होगी ही होगी?
तो उन्होंने कहा है कि एक हमने स्लैब रेट बना रखा है, स्लैब रेट के हिसाब से हम देखेंगे कि वुमेन डायरेक्टर आपको यहाँ पर होना है कि नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद में अलग कैटेगरीज की हम बात करेंगे तो रेसिडेंट डायरेक्टर कौन होता है, क्या वो भी एक कंपलसरी है हर कंपनी में होना। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ओके 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 ओके, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के आगे लिखा है ओनली इंट्रो। सर ऐसा क्यों लिखा है? बिकॉज ओनली इंट्रो इसलिए लिखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बच्चों सेक्शन 149 सब सेक्शन नंबर 6 तो है ही सही, बट उसकी काफ़ी सारी डिटेलिंग है जिसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं ओनली फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो अभी हम सिर्फ उसका मतलब समझेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता कौन है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ ओनली इंट्रो हमने मेंशन कर रखा है। ओके ना, उसके बाद में लिखा है अदर्स, तो कुछ एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, इस तरीके के कुछ डायरेक्टर्स के टाइप्स भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो ये सेक्शन 149 यहाँ पर एंड होगा। उसके बाद में 164 टू 166। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं मुझे, मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, हमने देखे हैं कि सर ये पूरा सीक्वेंस क्यों बोलते हो, क्या पढ़ाने वाले हो। इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको नंबर्स याद होने चाहिए सेक्शंस के, और सेक्शंस के अगर आपको बंडल के बंडल याद है, यानी कि 3-4 सेक्शंस को साथ में पढ़ना है, तो उनको एग्जामिनेशन में रिकॉल करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये इंट्रो बताता हूँ कि पूरे वीडियो में क्या चलने वाला है ना। 164 बात करेगा डिसक्वालिफिकेशन। ओके, सो डिसक्वालिफिकेशन तो है ही सही साथ में, बट क्या हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं? यस, क्वालिफिकेशन का मेंशन कर दीजिए कि क्वालिफिकेशन ऐसे अलग से कोई बताए तो नहीं गए हैं पूरे एक्ट के अंदर, बट एक बेसिक सा क्वालिफिकेशन बताया है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो डिसक्वालिफिकेशन में जाएगी, उनको 164 में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगेन आफ्टर दैट 165, ज़रा ध्यान से पढ़िए 165 क्या बोल रहा है। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी यहाँ पर हो सकता है, क्वेश्चन उठेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप बोला गया है। ओके 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 सर, ज़रा ऊपर आपने ये बताया था मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या था और ये क्या है, दोनों में डिफरेंस है क्या? बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बॉस। ऊपर डायरेक्टर्स लिखा है, नीचे डायरेक्टरशिप लिखा है। ऊपर लिखा है कि इसको आप ऐसे समझिए, वन कंपनी हाउ मैनी डायरेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ आप समझो वन डायरेक्टर इन हाउ मैनी कंपनीज, ठीक है। इस तरीके से समझो तो आपको समझ में आएगा एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, ये है 149, और एक डायरेक्टर कितने कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, ये है सेक्शन 165। इस तरीके से आपको बाइफरकेट करके पढ़ना होगा, ठीक है। सो पेशेंस रख के मेरे साथ में रहिए और यहाँ पर पढ़िए। और अगला है यानी कि लास्ट जो सेक्शन होगा 166 है, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। चलिए, तो ये हो गया बेसिक जो मैंने आपको बताया कि इस पूरे चैप्टर में हम क्या कवर करेंगे। चैप्टर 149 टू 172 है, उसमें हम इन कुछ टोटल यहाँ पर 4 सेक्शंस को कवर करने वाले हैं, 149, 164, 165, 166। तो बेसिक्स को स्टार्ट करते हुए हम बात करते हैं कि भाई साहब ज़रा बताइए ये डायरेक्टर क्या है, डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या है। तो आइए बच्चों देखते हैं। चलिए, सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने जो स्टैंड कर रहा है वो है हु इज़ अ डायरेक्टर। अब मेरी एक बात समझिए, ज़रा थियोरी को आप साइड में रखिए, ठीक है। लिटरली हमने साइड में रखा है यहाँ पर। अब हम समझते हैं कि डायरेक्टर है कौन। तो आपने सबसे पहले बोला कि एक कंपनी होती है, ठीक है ना। हर एक कंपनी के अंदर आपने बोला कि सर जो शेयर होल्डर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स यहाँ पर एक तरीके से ओनर्स होते हैं इस कंपनी के, क्योंकि वो यहाँ पर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लाखों में हज़ारों में यहाँ पर शेयर होल्डर्स होते हैं, तो सब लोग मिलकर एक कंपनी तो नहीं संभाल सकते ना। तो सीधी सी बात है कि जब यहाँ पर इतने हज़ार शेयर होल्डर्स हैं, इतने बड़े अमाउंट में, इतने बड़े नंबर्स में यहाँ पर शेयर होल्डर्स ऑलरेडी है, तो उनको हम यहाँ पर सबके सब लोगों को कंपनी संभालने के लिए नहीं दे सकते। सो सिंपल सा लॉजिक है। हमने क्या बोला कि सर एक काम करिए, इतने शेयर होल्डर्स हैं, इनको बोलिए कि आप ना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर लो। तो आपने कहा एक बंदे से क्या होगा यार, एक बंदा सारा काम संभालेगा क्या? उन्होंने कहा ठीक है, तो पूरा एक बोर्ड बना लो आप, ठीक है। उस बोर्ड के अंदर आप क्या करोगे, उस बोर्ड के अंदर यहाँ पर हम डायरेक्टर्स रखेंगे। कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, कितने मिनिमम होने चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, वो हम समझने वाले हैं अभी, मिनिमम मैक्सिमम क्या है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इतने सब शेयर होल्डर्स एक साथ बिजनेस नहीं संभाल सकते, इसलिए डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को संभालने के लिए हमें यहाँ पर कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो इन सभी शेयर होल्डर्स को यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखिएगा, रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए वो डायरेक्टर्स
बोलने में आते हैं कि ये डायरेक्टर्स हैं जो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी को, मैनेजमेंट को, बिजनेस को संभालते हैं फॉर एनी कंपनी, उन्हें हम डायरेक्टर्स यहाँ पर कहते हैं। सो ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात। अब आ जाइए डेफिनेशन। डेफिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम परस्पेक्टिव से, वो ये है कि सेक्शन 2 सब सेक्शन नहीं, क्लॉज यहाँ पर बोलेंगे, डेफिनेशन की बात चल रही है 34, ठीक है। सो 234 यहाँ पर बात करता है डायरेक्टर्स के बारे में। वेरी गुड। डेफिनेशन क्या बोलता है भैया? डेफिनेशन बोलता है डायरेक्टर अपॉइंटेड टू, क्या लिखा है? टू 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 टू, जरा ध्यान से देखिए, टू लिखा भैया, यानी कि टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, जो कंपनी का पूरा बोर्ड बनाया है उसके लिए डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है। अभी ये नहीं बोला कि अपॉइंट कौन करता है सर, आपने बोला है कि चैप्टर बात करता है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन के बारे में, तो क्या हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे 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 होता है, कौन कौन लोग कर सकते हैं, कितने टाइप से यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो सकता है, क्या प्रोसीजर है? यस, बिल्कुल सही, ये सभी कुछ इसी चैप्टर में यहाँ पर कवर होने वाला है, ठीक है। नाउ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ कंपनी, पहला पॉइंट, ये इंडिविजुअल्स होते हैं। ज़रा इंडिविजुअल पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, इंडिविजुअल यहाँ पर लिखा गया है, क्या यहाँ पर लिखा गया है फर्म, क्या यहाँ पर लिखा गया है बॉडी कॉर्पोरेट, क्या यहाँ पर लिखा गया है कोई पार्टनरशिप फर्म, क्या यहाँ पर लिखा गया है कोई कंपनी? नॉट एट ऑल, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल्स ही है जो यहाँ पर एज डायरेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है बिजनेस अफेयर्स मैनेज करने के लिए। चिंदी बात है, आगे चलते हैं। अब देखिए, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, अब थोड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं यार कि हम डायरेक्टर क्यों करें। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हमको पता है। कंपनी एक लीगल एग्जिस्टेंस उसका सेपरेट होता है, हमको पता है, बट उसका कोई फिजिकल बॉडी एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए उसको ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत होती है। क्या पॉइंट लिखा है सर आपने? चिंदी क्रॉस करो, आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्टर्स विद इन द परमिसेबल लिमिट, बहुत अच्छे, परमिसेबल लिमिट को यहाँ पर बोल दिया गया है। परमिसेबल लिमिट क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा इसको मार्क करिएगा, ठीक है। मे बी इलेक्टेड अमंग द शेयर होल्डर्स, यानी कि जो बंदा आप जिनको डायरेक्टर्स बना रहे हैं वो शेयर होल्डर्स के बीच में से भी हो सकता है और कोई बाहर का बंदा भी हो सकता है, यानी कि कोई आउटसाइडर भी हो सकता है। अपॉइंट शेयर होल्डर्स यहाँ पर कर ही रहे हैं, ठीक है। सो अमंग द शेयर होल्डर्स और आउटसाइडर्स, बोथ द पॉइंट्स आर वैलिड। नाउ लीगल पोजीशन क्या होगी डायरेक्टर की भैया? तो उन्होंने बोला कि जो डायरेक्टर है उसकी लीगल पोजीशन ज़रा हम आपको बताते हैं, वो समझना बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और इजी है। उन्होंने क्या बोला है, आपने स्टार्टिंग में बताया कि डायरेक्टर वो है जो बिजनेस अफेयर्स को मेंटेन करता है, मैनेज करता है। तो अब इसको यहाँ पर कंपनी के बिहाफ पर बिजनेस करना अलाउ कर दिया गया है, परमिट कर दिया गया है। तो क्या कंपनी के बिहाफ पर जब वो बिजनेस करेगा तो कुछ कॉल्स लेगा, वो कॉल्स लेगा, यानी कि वो बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। कंपनी के बिहाफ पर अथॉरिटी उसके पास में, सिग्नेचर्स करेगा, एग्रीमेंट्स करेगा, कंपनी के नाम पर केसेस फाइल करेगा, लीगल केसेस करेगा। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हम लीगल पोजीशन की बात करें तो एक डायरेक्टर कंपनी के लिए एजेंट भी होता है और ट्रस्टी भी होता है। यस, एजेंट क्यों होता है, ट्रस्टी क्यों होता है, ज़रा मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रॉपरली देता हूँ। तो देखिए, जब हम एजेंट की बात करेंगे सो एजेंट के साथ में क्या आता है, प्रिंसिपल आता है। और ये कौन सा है, हमारा प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी है, राइट। प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी क्या बोलती है कि यहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल दोनों का रिश्ता बड़ा ही अटूट रिश्ता है। तो यहाँ पर एक तरफ तो कंपनी है, एक तरफ यहाँ पर डायरेक्टर है। डायरेक्टर काम करता है कंपनी के लिए, बट क्या वो सारे काम कर सकता है? नहीं, कंपनी बहुत सारे काम डायरेक्टर को अलाउ नहीं करती है। सो इन दैट केस कंपनी ही खुद की प्रिंसिपल होगी और कंपनी ही खुद की एजेंट होगी, वहाँ पर डायरेक्टर का कोई भी रोल नहीं होगा, ठीक है। बट इन अदर केसेस डायरेक्टर यहाँ पर जब काम कर रहा है एज एन एजेंट, तो यहाँ पर कंपनी एज ए प्रिंसिपल बाउंड हो जाएगी जो डायरेक्टर्स ने यहाँ पर एक्ट किए हैं ऑन कंपनीज बिहाफ, ये हमको समझना होगा, ठीक है ना। ट्रस्टी की आपने बात करी, यार कंपनी के जो एसेट्स है, कंपनी के जो ट्रेड सीक्रेट्स है, ठीक है, कंपनी के यहाँ पर ट्रेड सीक्रेट्स के अलावा चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल, यानी कि कॉपीराइट, पेटेंट राइट्स, ये सब राइट्स है, इन सब को यहाँ पर अच्छे से
सेफगार्ड करना, उनको अपने ट्रस्ट में रखना, ये एक ट्रस्टी का काम है और यहाँ पर डायरेक्टर ट्रस्टी भी है फॉर द कंपनी। नाउ ये जो ट्रस्टी का जो यहाँ पर एक अटूट रिश्ता है, या फिर हम ये कहें कि एक ट्रस्ट है, अगर ये ब्रोक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी। उस डायरेक्टर की यहाँ पर जो पोजीशन है वो खतरे में भी हो सकती है। ठीक है, सो डायरेक्टर सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं करेगा, मैनेजमेंट नहीं करेगा, बल्कि वो यहाँ पर एज ए ट्रस्टी भी यहाँ पर कंपनी के असेट्स को संभालेगा। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा और एक्सटेंड किया। लीगल पोजीशन में एजेंट तो आपने बोल दिया, यस। ट्रस्टी आपने बोल दिया, यस। ये दोनों बातें तो क्लियर यहाँ पर हो चुकी है, एजेंट एंड ट्रस्टी। थर्ड बात है यहाँ पर कि ये जो एक डायरेक्टर है ये ऑफिसर भी है और ये एम्प्लॉय भी है, दोनों बातें इन्होंने यहाँ पर बोल दी है। तो थर्ड एंड फोर्थ भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। भैया ऑफिसर क्यों है? ऑब्वियसली ऑफिसर है यार, एट सर्टेन टाइम्स जब यहाँ पर हम कैरेक्टर चेक कर रहे हैं, जैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके हिसाब से। Director is also the officer of the company, and since an officer is employee of the company, एक ऑफिसर एम्प्लॉय होता है तो बस फिर डायरेक्टर एम्प्लॉय भी हो गया है, सीधी सी बात है। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो कलेक्टिव बॉडी है डायरेक्टर्स की उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, या फिर द बोर्ड भी बोल सकते हैं। सो ये हमने समझ लिया यहाँ पर डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, की डायरेक्टर कौन होता है उसका इंट्रोडक्शन देख लिया, टर्म समझ ली और डेफिनेशन समझ ली है। अब हम आगे चलते हैं और हमारा सबसे पहला जो सेक्शन है बच्चों, सेक्शन 149, जिसके आगे लिखा हुआ है BOD यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसको हम यहाँ पर समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो अब एक बेसिक सी बात यहाँ पर करते हैं। 149 बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आप हमें ये बताइए कि इस बोर्ड के अंदर कितने मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए और कितने मैक्सिमम डायरेक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपने बोल दिया कि यहाँ पर एक बोर्ड तो बनाना है, और बोर्ड में आपको मिनिमम कुछ इतने लोग चाहिए रहेंगे ना यार। देखिए एक आदमी रहेगा, सिंपल सी बात है, तो एक आदमी तो हमेशा दंगे कर सकता है, राइट। तो ये बात तो पक्की है कि एक नॉर्मल कंपनी की अगर हम बात करें तो 1 आदमी तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, मिनिमम 2 लोग तो हमको चाहिए ही चाहिए, ताकि यहाँ पर अगर एक बोल रहा है यस, एक बोल रहा है नो, तो टाई तो होगा, बराबर है। और यहाँ से 3 के ऊपर भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर हम बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम 1 2 3 पे गेम चलने वाला है। ठीक है, अब 1 किस में होगा, 2 किस में होगा, 3 किस में होगा, ये हमको समझना होगा। बट मैक्सिमम के लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पर एक रूल बनाना होगा। ठीक है, वो आप देखिए, वो मैं आपको कैसे बताता हूँ। अब आप ज़रा याद रखने का यहाँ पर एक तरीका समझिए। आप है सेक्शन 149 के अंदर, ठीक है, घबराइए मत। 149 के सबसेक्शन नंबर 1 के हिसाब से आपको यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर्स की यहाँ पर लिमिट आपको समझाई जाएगी। ठीक है, तो ये 1 जो है ना, ये एक्स्ट्रा है, यानी कि अगर ज़रा आप इस पूरे का टोटल करिए, 1 + 4 + 9 + 1, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 14 और एक हो गया 15। ठीक है, मतलब कि टोटल कितना आ रहा है, मैक्स टोटल आ रहा है 15। तो ज़रा आप सोचिए मैं आपको किस तरफ ले जा रहा हूँ। क्या अब जो मैक्सिमम है वो 15 ही होगा? यस, जो मैक्सिमम है वो 15 ही होगा। ठीक है, एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। हर एक कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होना ज़रूरी है और वो इंडिविजुअल्स होने चाहिए, ये हम बात समझ चुके हैं। 10 इन्होंने पहले ही बोल दिया, 10 क्या बोला इन्होंने कि कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल होगा, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट होगा, फर्म होगी, एसोसिएट ऑफ पर्सन होगा, उनको हम डायरेक्टर्स नहीं बना सकते, ये बात तो पक्की है। ठीक है, सो इन सब लोगों को हम बाहर करते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल्स को एज अ डायरेक्टर हम यहाँ पर अपॉइंट करने वाले हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये बात हमारी यहाँ पर डन हो गई है। तो मिनिमम की बात करी तो मिनिमम सर आपने बोला 3 2 1, तो 3 2 1 ईजी है। पब्लिक कंपनी बड़ी होती है, बराबर है, तो पब्लिक कंपनी में 3 चाहिए रहेंगे, प्राइवेट कंपनी में 2 चाहिए रहेंगे, और ओपीसी यानी कि 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ 1 से हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सो इनको इस तरीके से 3 2 1 में आप यहाँ पर याद कर लीजिए। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको याद रहेगा 3 2 1। ठीक है, तो ये कैसे याद होगा 3 2 1? आपको ये इस तरीके से याद होगा कि पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी के लिए 3 2 1। पब्लिक बड़ी है, 3 प्राइवेट छोटी है, 2 ओपीसी सबसे छोटी 1 पर्सन कंपनी है, जो 1 पर्सन रहेगा वही डायरेक्टर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट हाँ, 15 हम देख चुके हैं कि यार बॉस मैक्सिमम जो डायरेक्टर्स यहाँ पर होंगे वो 15 ही होंगे। कभी भी आप जाओ 15 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। सर व्हाट इफ हम 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स करना चाहते हैं, तो क्या सर ये अलाउड है क्या? यस,
तो उन्होंने बोला कि यस बिल्कुल अलाउड है बॉस, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर 15 हो सकते हैं, पर अगर आप 15 से ज़्यादा यहाँ पर अपॉइंट करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, आपको एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता है, आप भली भांति यहाँ से परिचित होंगे कि अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है यानी कि 75% या फिर हम कहें 3/4 की आपको यहाँ पर परमिशन लेनी होगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 15 से ज़्यादा ऊपर जाना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन लेके आओ और चुपचाप आप यहाँ पर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट, ज़रा आप एक ध्यान से देखिए, नोट्स को पढ़ने का भी एक स्टाइल होता है। ठीक है, जब जब आपको ये वाला फॉन्ट दिखेगा जो मैंने एग्जाम्शन का फॉन्ट लिखा है, ठीक है, ये देखिए ज़रा आप, तो ये जो फॉन्ट आपको दिखेगा यानी कि एग्जाम्शन आने वाला है, या तो कोई नोट आने वाला है, या फिर कोई एक अलग बात आने वाली है जो ऊपर सेक्शन का प्रोवाइजो होगा, एग्जाम्शन होगा या एक्सेप्शन होगा। ठीक है, तो आपको वो बात इस तरीके से याद रहेगी एग्जामिनेशन में हमेशा कि यस 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 चैतन्य सर ने अलग से बताया था, अलग फॉन्ट स्टाइल में था, तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि यार बॉस जो आपने यहाँ पर ये बताया है मिनिमम और मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में 15 से ज़्यादा अगर आपको करना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, आपको ज़रूरत पड़ेगी स्पेशल रिजोल्यूशन की। तो स्पेशल रिजोल्यूशन सबको करना ज़रूरी है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, 2 कंपनीज है जिनको यहाँ पर ये सेक्शन अप्लाई होता ही नहीं है। मतलब सर आप बोलना चाह रहे हैं कि सेक्शन 149 जो है 149 2 कंपनीज को एप्लीकेबल ही नहीं है। यस बिल्कुल नहीं है। वो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी और वो कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी, जिसको पुराने एक्ट के हिसाब से सेक्शन 25 कंपनी बोला जाता था, एनपीओ बोला जाता है। ये सब बातें हैं, ठीक है, इनको हटा देता हूँ मैं। नाउ सेक्शन 8 कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी को ये सेक्शन अलाउड नहीं होता है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि लेट्स से एक कंपनी है यहाँ पर जिसका नाम है giver.com, ठीक है, नाम ही है giver.com। ना giver.com यहाँ पर एक सेक्शन 8 कंपनी है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इन्होंने 20 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं। कितने? 20 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं। बस आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है और साथ में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इस 20 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए कोई स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया गया था। ज़रा बताइए कि क्या सेक्शन 149 के हिसाब से कोई वॉल्यूशन यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि बहुत सबसे पहले मिनिमम आपने बोला था 3 2 1, मिनिमम का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। मैक्सिमम आपने बोला था 15 डायरेक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए, 15 डायरेक्टर्स यहाँ पर होने चाहिए। तो 15 से अगर ज़्यादा हम कर रहे हैं तो हमको स्पेशल रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हमारे वाले केस में टोटल 20 डायरेक्टर्स यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं? यस। क्या स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया है? नो। तो क्या ये वॉयलेशन हुआ? यस, बेसिक के हिसाब से तो वॉयलेशन हुआ। बट अगर हम एग्जाम्शन की तरफ जाएं, अगर हम एग्जाम्शन को समझने की कोशिश करें, तो क्या ये सेक्शन 149 सबसेक्शन नंबर 1, यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, 1 का सबसेक्शन नंबर 1, उसके ऊपर क्या सेक्शन नंबर 8 कंपनी के ऊपर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल है? नहीं है। मतलब कि एक सेक्शन 8 कंपनी 15 से ज़्यादा यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, वो भी बिना स्पेशल रिजोल्यूशन के, उसको अलाउड होगा। क्या गवर्नमेंट कंपनी भी 15 से ज़्यादा कर सकती है, स्पेशल रिजोल्यूशन ना करे? यस, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, सो इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और वो चीज़ हमने यहाँ पर देख ली है कि एग्जाम्शन दिया गया है यहाँ पर किसको, गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। बट आपको एक और चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना होगा, वो है कि एक गवर्नमेंट कंपनी और एक सेक्शन नंबर 8 कंपनी, इसके ऊपर 149(1) अप्लाई नहीं होगा, ये बात हमने मानी। बट ऐसा कब होगा? अगर इन दोनों कंपनी ने कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं किए होंगे तो। सर कैसे डिफ़ॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप? हम डिफ़ॉल्ट बोल रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का और एनुअल रिटर्न का। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, एनुअल रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ता है। अगर आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का या फिर एनुअल रिटर्न्स में आपने कोई डिफ़ॉल्ट किया है, यानी कि अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो अगर आपने सेक्शन नंबर 137 के साथ में
और सेक्शन नंबर 92 के साथ में कुछ लफड़ा अगर आपने करा है, और अगर आप गवर्नमेंट कंपनी भी हो और सेक्शन नंबर 8 कंपनी भी हो, बट अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है तो फिर वॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब अगर इस क्वेश्चन को हम एक्सटेंड करें, अगर थर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ये दी गई है कि यहाँ पर इस कंपनी ने 2 साल से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल नहीं किए हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं किया है और 20 डायरेक्टर इस कंपनी के अंदर है, तो क्या अब बताइए अब वॉल्यूशन है? हम कहेंगे बिल्कुल वॉल्यूशन है। क्यों भैया वॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि ये एग्जम्पशन में आप फिट हो रहे थे, सेक्शन नंबर 8 कंपनी आप थे, बट जैसे ही हमने देखा कि आपने डिफ़ॉल्ट कर रखा है एनुअल रिटर्न में या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ये एग्जम्पशन आपसे छीन लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझा दिया है। सेक्शन 149 का सब सेक्शन नंबर 1 ये यहाँ पर ही हमारा समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा काम हो गया है, हमने देख लिया है कि सेक्शन नंबर 149 का सब सेक्शन नंबर 1 जो है मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये हमने समझ लिया है। यहाँ पर ज़रा हम आते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या कवर हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ठीक है, बेसिक्स की अगर हम बात करें तो येस, बेसिक्स हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हम बात करें मिनिमम एंड मैक्सिमम डायरेक्टर्स, तो ये भी हमारा डन हो चुका है ना। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? हम बात करेंगे यहाँ पर वुमेन डायरेक्टर के बारे में। राइट, वुमेन डायरेक्टर की अगर हम बात करें, सो हर एक कंपनी में क्या एक वुमेन डायरेक्टर होना ज़रूरी है? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यहाँ पर यही होगा कि आखिरकार वुमेन डायरेक्टर बोला ही क्यों आपने? ठीक है, कि वुमेन डायरेक्टर होना ही क्यों चाहिए? तो इसको हम एक ये भी सब तरीके से समझ सकते हैं कि वुमेन डायरेक्टर इसलिए बोला गया कि सभी मेल्स अगर होंगे तो वहाँ पर इक्वालिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी, वुमेन भी होने चाहिए। एक थिंकिंग में बदलाव आता है, एक नई तरीके से सोच यहाँ पर बोर्ड में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, नाउ वुमेन डायरेक्टर रूल नंबर 3 के हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको भी हम टिक ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स सी, इसको भी चेकलिस्ट पे हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, नाउ चलिए हम आगे चलते हैं, वुमेन डायरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। वुमेन डायरेक्टर के लिए रूल नंबर 3 को हमें यहाँ पर फॉलो करना होगा। ये पॉइंट आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिए, रूल नंबर 3। ठीक है, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर शेल बी ऑन द बोर्ड। एक तो वुमेन डायरेक्टर हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब एक वुमेन डायरेक्टर तो यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे याद रखेंगे? आइए, जैसे हमारे पास में हर चीज़ के तरीके हैं, इसको भी हम समझते हैं। पुराने ज़माने में अगर आप ध्यान से देखेंगे या फिर याद करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जितनी भी वुमेन्स होती थी, ठीक है, आप हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को याद करिए, हमारी मॉम्स को याद करिए, तो वो दूर दूर तक गाँव में पानी लेने जाती थी। ठीक है, और मटके के मटके भर के लाती थी। राइट, ये मैं आपको स्टोरी क्यों बता रहा हूँ आपको पता है, बट थोड़ा सा हम आपको ये याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करवाती थी कि भैया वो दूर दूर तक जा रही है, पानी लेके आ रही है। ठीक है, और एक अकेली वुमेन नहीं, अधिकतर क्या होता था 2 या 3 वुमेन एक साथ जाती थी। ठीक है, दूर तक जाना है और दूर से वापस आना है, तो कम से कम कोशिश ये रहती थी कि जितने ज़्यादा लोग हो सके वो साथ में जाए। ठीक है, तो 2 या 3 लेडीज़ एक साथ यहाँ पर जाती थी। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं 3 लेडीज़। यहाँ पर ड्राइंग पे मत जाइएगा, सिर्फ आपको याद करवाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 3 वुमेन जाती थी। ठीक है, और 2-2 मटके यहाँ पर एक साथ रख के लाती थी। ठीक है, जो लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखिए। ठीक है, 100 से 300। ठीक है, क्या है भैया, क्या हर कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होना ही चाहिए? यस, हर एक कंपनी में, बट वो कंपनी कौन सी होनी चाहिए? वो कंपनी होनी चाहिए लिस्टेड कंपनी। यानी कि एक अनलिस्टेड कंपनी को क्या हम यहाँ पर उनके लिए हम ये बोलेंगे कि आपके लिए वुमेन डायरेक्टर होना ज़रूरी नहीं? ओनली लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर हमको चाहिए। और लिस्टेड के अलावा कोई दूसरी कोई भी पब्लिक कंपनी अगर है, कौन सी पब्लिक कंपनी अगर है, तो वहाँ पर कुछ कंडीशन है। ऐसी पब्लिक कंपनी जिनका यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ऊपर हो और जिनका टर्नओवर यहाँ पर 300 करोड़ से ऊपर हो। ठीक है, तो आइए, क्या बताया था मैंने आपको? 300 करोड़, 100 करोड़, इससे आपको 2 फिगर्स याद रहेंगे। ठीक है, और एक से ज़्यादा 3 अच्छी साथ में जाने के लिए तो 100 से 300 याद रहेंगे। ठीक है, और ये क्यों है? ये पब्लिक में जाती थी, जितनी ज़्यादा पब्लिक होगी उतना अच्छा रहेगा। तो पब्लिक कंपनी के लिए 100 का पीएससी चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए टर्नओवर चाहिए 300 का। इन दोनों के बीच में और है, दोनों में से अगर कोई भी एक चीज़ फुलफिल होती है
तो ऐसी पब्लिक कंपनी को वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगी और वो वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए विदाउट फेल। सो यहाँ पर पब्लिक कंपनी के केस में तो हमने समझ लिया। पब्लिक कंपनी के अलावा क्या कोई भी ऐसी यहाँ पर दूसरी कंपनी है ना? बिल्कुल। तो लिस्टेड में तो चाहिए बॉस, लिस्टेड में तो विदाउट फेल, ठीक है। यहाँ पर नो स्लैब है लिस्टेड में तो, ठीक है। पब्लिक में स्लैब है और लिखा है पीएससी का 100 करोड़, टर्नओवर का 300 करोड़। इनमें से अगर कुछ भी हुआ तो एक वुमेन डायरेक्टर तो हमको मांगता ही मांगता है, बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। कंप्लायंस की बात करो भैया। कंप्लायंस की बात यह है कि वो वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कब तक हो जाना चाहिए। तो वुमेन डायरेक्टर अगर आपकी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो शुरुआत के 6 महीने में अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। अगर आपकी पुरानी कंपनी है तो 1 साल के अंदर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। अगर वो वुमेन डायरेक्टर छोड़कर चली जाती है, यानी कि कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, इंटरमिटेंट वैकेंसी हो जाती है, यानी कि किसी भी तरीके से वुमेन डायरेक्टर की जो पोस्ट है, डायरेक्टर की जो पोस्ट है वो खाली हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भैया सिंपल सी बात है, एक काम करेंगे, हम यहाँ पर इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अब आइए, ये क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर एक हम यहाँ पर सम भी करने वाले हैं, एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, विद इन क्या लिखा है सबसे पहले? विद इन मतलब इस पीरियड के अंदर, यानी कि इस कैलकुलेशन से जो भी फिगर सामने आएगा उस के विद इन, ठीक है। सो विद इन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इस बात को समझते हैं। चलिए, तो 2 फिगर्स हमारे पास यहाँ पर है। 17 मार्च 2019, लेट्स से इस डेट को यहाँ पर हमारी जो वुमेन है, कौन? हमारी वुमेन डायरेक्टर जो है वो हमारा साथ छोड़कर चली गई और उसने कंपनी छोड़ दी। तो इस डेट पर वैकेंसी क्रिएट हो गई है, ठीक है ना। अगली बोर्ड मीटिंग जो आने वाली है, ठीक है, अगली बोर्ड मीटिंग की डेट क्या है? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होने वाली है 25 जून 2019 को, ठीक है ना। हमारा यहाँ पर लॉ क्या बोलता है, हमारा यहाँ पर सेक्शन क्या बोलता है, लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? तो वो बोलता है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग यानी कि 25/6/19 25 जून के पहले पहले आप नया वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कर लो, वैकेंसी को फिल कर दो, या फिर आपके पास में थोड़ा और टाइम है, क्या है वो? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी। तो देख लो यार 3 मंथ्स कितने हो रहे हैं, यहाँ से हम 3 मंथ्स काउंट करेंगे, ठीक है। वैकेंसी हुई है 17 मार्च को, तो हम बात करेंगे 18 मार्च की, नहीं अगले मंथ की, तो हम बात करेंगे 18 अप्रैल की, फिर हम बात करेंगे 18 मई की, फिर हम बात करेंगे 18 जून की। तो 18 जून से नहीं, 17 जून हम पकड़ेंगे, ठीक है ना। 3 मंथ्स खत्म हो रहे हैं 17 जून को। अगली बोर्ड मीटिंग है हमारे पास में 25 जून की। तो लेटेस्ट यानी कि मैक्सिमम टाइम मेरे पास कब तक का है? 25 जून तक का है, ठीक है। तो 17 तक तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो लास्ट डेडलाइन आपके पास में क्या है? 25 जून की है। सो 25 जून के पहले पहले आपको वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वुमेन डायरेक्टर का सेक्शन हमारा यहाँ पर एंड होता है। हमने कितनी चीज़ें यहाँ पर सीख ली, ज़रा समरी बना लीजिए आप। 1 डायरेक्टर हमको चाहिए, किसमें? लिस्टेड कंपनी में चाहिए, कंपलसरी है। अगर पब्लिक कंपनी है तो हम यहाँ पर याद करेंगे 100 और हम याद करेंगे 300। यहाँ पर हम लिखेंगे पीएससी और यहाँ पर हम लिखेंगे टर्नओवर। कंप्लायंस हमको चाहिए, नई कंपनी है तो शुरुआत के 6 मंथ्स में, ओल्ड कंपनी है तो 1 ईयर के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए। वैकेंसी अगर हो रही है तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की जो डेट आ रही है वो, या फिर 3 मंथ्स जब खत्म हो रहे हैं वो, उस पीरियड के अंदर अंदर विद इन जो भी। तो क्या इन दोनों के बीच में हम लेटर लिख सकते हैं क्या? लेटर, यस, दिस इज लेटर ऑफ दिस। हमारे वाले केस में लेटर क्या था यहाँ पर? 17/6 और 25/6, तो 25/6 हमारा यहाँ पर जीत गया, राइट। तो 25/6 के अंदर अंदर, इस पीरियड के अंदर अंदर 17 मार्च से लेकर यहाँ पर जब तक 25/6 तक का टाइम है, इस पीरियड के बीच में आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। सो वुमेन डायरेक्टर भी हमारा यहाँ पर डन होता है, ठीक है। अब अगली बात है यहाँ पर रेसिडेंट डायरेक्टर की, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, इंटरेस्टेड डायरेक्टर की और एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। तो आइए इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसी के साथ में हमारा सेक्शन 149 यहाँ पर एंड हो जाएगा, 164 की तरफ हम बढ़ चुके होंगे। लेट्स सी रेसिडेंट डायरेक्टर।
तो चलिए दोस्तों, अब हम कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। हमारा तीसरा यहाँ पर जो पॉइंट चलने वाला है, जिसका नाम क्या है, ये देखने के बाद में कि वुमेन डायरेक्टर को कब, कैसे, क्यों अपॉइंट किया जाता है और मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि रेसिडेंट डायरेक्टर की अगर हम बात करें, सो रेसिडेंट डायरेक्टर मतलब, तो हाँ, आप जो समझ रहे हो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। रेसिडेंट की डेफिनेशन जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वही है, 182 डेज़ का जो क्राइटेरिया है वही हमको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सो 182 डेज, 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, टोटल पीरियड अगर कोई डायरेक्टर रहता है तो उसे हम कहते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर। बात यह है कि हर कंपनी के अंदर ऐसे कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए जो रेसिडेंट डायरेक्टर होंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर है कि एटलीस्ट वन वन तो रेसिडेंट डायरेक्टर हमको चाहिए ही चाहिए। क्या यहाँ पर कोई स्लैब रेट दिया गया है? नहीं। क्या यहाँ पर बोला गया है कि ये कंपनीज में ही ऐसा सिर्फ होना चाहिए जैसा स्लैब रेट हमने ऊपर वुमेन डायरेक्टर के लिए देखा था? नहीं। यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है कि डायरेक्टली कि हर कंपनी के अंदर एवरी कंपनी शेल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर जो स्टे करता हो इंडिया के अंदर टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 182 डेज, ठीक है। सो ये बात हो गई रेसिडेंट डायरेक्टर की, काफ़ी इजी था। आगे चलते हैं, बट उन्होंने क्या बोला है, हाउएवर इन केस ऑफ अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, यानी कि अगर कोई कंपनी नई नई बनी है, नई नई दुल्हन है, ठीक है, सो न्यूली कंपनी के लिए क्या कोई अलग से यहाँ पर उन्होंने कोई प्रोविजन बनाया? उन्होंने कहा यस। However, in case of newly incorporated company, the above requirement shall apply proportionately. हो, इसको कैसे समझेंगे बताते हैं आपको। At the end of the financial year in which it is incorporated. चलिए भैया एग्जाम्पल पे आ जाइए। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, 2019 2020 फाइनेंशियल ईयर है हमारा, ठीक है। नाउ इस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज के लिए टोटल पीरियड तो होना ही चाहिए किसी भी डायरेक्टर का। एक डायरेक्टर तो हमको ऐसा रेसिडेंट डायरेक्टर चाहिए। प्रॉब्लम ये है 182 डेज को अगर आप अप्रॉक्सीमेटली मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 मंथ्स तो उस बंदे को रहना ही पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये कंपनी जो नई नई कंपनी बनी है, ये कंपनी बनी ही कब है, लेट्स से ये 1 जनवरी 2020 को बनी है, तो फाइनेंशियल ईयर तो अभी भी 1920 है, बराबर है। सो 1920 के अंदर 182 डेज़ की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि कंपनी ही 1 जनवरी को बनी है, जनवरी, फेबररी और मार्च सिर्फ 3 महीने ही बचते हैं हमारे पास में, तो 6 मंथ्स का हम ये 182 डेज़ का टारगेट कैसे पूरा करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि 182 डेज़ हमको चाहिए रहते हैं आउट ऑफ टोटल 365 डेज़, बराबर है। अगर कंपनी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही बनी है, दैट इज़ वॉट, लेट्स से 90 डेज, तो हम इसी रेशियो में यहाँ पर इसको हम यूज़ कर लेंगे। सो दोस्तों, अगर हम प्रपोर्शन की बात करें, सो 3 मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च होते हैं 90 डेज, और अगर हमें 182 डेज रिक्वायर्ड थे आउट ऑफ 365 डेज, सो लगभग ये हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, हम इसको 12 मंथ्स में लेते हैं। 12 मंथ्स में से हमको 6 मंथ्स रुकने का बोला था, ऑलमोस्ट 50%, और नंबर्स में अगर हम जाएँ यहाँ पर तो 49% समथिंग यहाँ पर हमसे रिक्वायर्ड मांगा गया था नंबर ऑफ डेज जो आपको इंडिया में रुकने पड़ेंगे। सो उसी प्रपोर्शन के साथ में 90 डेज़ का अगर हम लेंगे तो हम 45 डेज़ तो मिनिमम हमको, यानी कि उस बंदे को, उस डायरेक्टर को इंडिया में रहना होगा टू बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट डायरेक्टर। तो यही बात कही जा रही है कि प्रपोर्शन यहाँ पर लिया जाएगा ऐसी कंपनीज के लिए जो नई नई बनी है, जिनका खुद का 1 साल कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, 182 डेज उनके इनकॉर्पोरेशन को ही नहीं हुए हैं, तो उन कंपनीज के लिए, उनके डायरेक्टर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज भी हो जाएगी, 182 डेज से नीचे आ जाएगी, ठीक है। सो ये हुआ रेसिडेंट डायरेक्टर की कहानी। आगे चलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर जो हमको आज देखना है वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आगे भी आने वाला है? यस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे कि यार आखिरकार ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, सेक्शन 149 सब सेक्शन नंबर 6 के अंदर इसको दिया गया है, ठीक है। तो ये होते कौन है? सर क्या आप पूरा यहाँ पर बताएंगे? नहीं, हम यहाँ पर 149(6) को यहाँ पर नहीं समझने वाले हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको हाईलाइट दूं और हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बात करें तो क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर कवर करनी होगी। तो देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन जो हम अभी कवर कर लेंगे, उसके बाद में
कितने नंबर्स में, यानी कि कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर कंपनी के अंदर होना चाहिए, कौन कौन सी कंपनीज के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ये जो कंडीशन है ये फॉलो होगी, आखिरकार कंडीशंस कौन कौन सी है, ठीक है, वैकेंसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैसे फिल होगी, वैकेंसी को फिल करने का क्या कोई तरीका है, ये सब पॉइंट्स है जो हमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 6 में डिस्कस करने हैं। अभी हम डेफिनेशन का काम करते हैं और आगे चलते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, लार्ज पब्लिक कंपनीज होती है, उनके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नाम में इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, यानी कि वो हर एक कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बूस्ट करता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। जैसे लार्ज कंपनीज हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, इसीलिए उनको मैनेज करने के लिए, बेस्ट पॉसिबल तरीके से मैनेज करने के लिए हमको लीगल प्रोविजंस बनाने पड़े इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। अब ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है ये इंडिपेंडेंट रहता है, डिपेंडेंट नहीं है कंपनी के ऊपर, बोर्ड के ऊपर, रिलेटेड नहीं है, कोई भी चीज़ें यहाँ पर नहीं है। उसकी इंटीग्रिटी, उसका एक्सपर्टीज़, उसका एक्सपीरियंस उसका बहुत ही शानदार है। वो यहाँ पर ना ही किसी कंपनी का, एसोसिएट कंपनी का, सब्सिडरी का, होल्डिंग का, ना तो वो प्रमोटर है, ना वो प्रमोटर से कोई रिलेटेड पार्टी है, उसका किसी भी तरीके का पिक्यूनरी रिलेशनशिप नहीं रहा है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें बोल दी मैंने यहाँ पर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आप बात करें तो अभी हम डिटेलिंग तो नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको हाईलाइट यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगा। वो हाईलाइट क्या होगा? देखिए, सबसे पहला, जितने भी प्रमोटर है कंपनी के, क्या उनसे हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिलेटेड हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या वो खुद प्रमोटर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है। क्या उसकी कोई भी तरीके की पिक्यूनियरी रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकती है कंपनी के साथ में? नहीं हो सकती। तो कंपनी के साथ में पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं हो सकती। कंपनी के प्रमोटर के साथ में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्या इन लोगों के रिलेटिव के साथ में कोई ऐसी रिलेशनशिप हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। क्या यहाँ पर इस पिक्यूनियरी रिलेशनशिप को अलाउ किया गया है? यस, कुछ परसेंटेज तक अलाउ किया गया है, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है। क्या ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है केएमपी हो सकता है, की मैनेजरियल पर्सन? नो। क्या एम्प्लॉय हो सकता है? नो। क्या पार्टनर हो सकता है? नो। क्या वो ऑडिटर फर्म का कोई पार्टनर हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या वो खुद ऑडिटर फर्म, टैक्सेशन फर्म, लीगल फर्म का कोई पार्टनर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है। ये सब तरीके के आगे हम कंडीशंस पढ़ेंगे जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंडिपेंडेंट बनाती है। तो ऐसा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जिसका माइंडसेट भी इंडिपेंडेंट होता है और वो कोई भी तरीके से अनड्यूली इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, सीधी सी बात है। ठीक है ना। अगर ऐसे डायरेक्टर से कोई भी गलती हो जाती है, इलीगल काम हो जाता है, बट वो बेस्ट इंटरेस्ट में काम नहीं करता है कंपनी के या इकोनॉमी के, तो फिर क्या होगा? तो ये होगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोजीशन तो खतरे में आएगी ही सही, और उसके कुछ रिपरकशंस भी है, वो भी आगे हम देखेंगे। ठीक है। सो ये हो गया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का इंट्रो। प्रेसिडेंट डायरेक्टर हो गया है, वुमेन डायरेक्टर ऑलरेडी देख लिया है, उससे पहले मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात भी हमने यहाँ पर कर ली है। तो यहाँ पर हम टिक करते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर को। उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे किसके? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है। तो इसको भी हम टिक ऑफ कर सकते हैं। सो अब बात आ रही है अदर्स की। हमारा जो पॉइंट बचा हुआ है वो है अदर्स वाला। ठीक है। सो आइए अदर्स को हम कंप्लीट करते हैं। इसी के साथ में सेक्शन 149 जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे वीडियो का जो उद्देश्य है बच्चों वो क्या था? क्या बेसिक्स कंप्लीट कर दिए गए हैं? यस, डेफिनेशन समझ ली है। 149 में 1-2 से शुरुआत करी, रूल 3 देखा, रेसिडेंट डायरेक्टर देखा, इंडिपेंडेंट का सिर्फ इंट्रो देखा, और अभी हम अदर्स में जा रहे हैं जिसमें एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंटरेस्टेड डायरेक्टर, इनकी कुछ डेफिनेशन देखेंगे। फिर इन तीनों ही सेक्शंस को हम यहाँ पर टच करेंगे जो 164, 165 और 166 है। बहुत ही शानदार सेक्शन है। आइए फटाफट पहले समझते हैं इंटरेस्टेड। सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। इंटरेस्टेड मतलब कि यार किसी भी तरीके का इंटरेस्ट अगर वो डायरेक्टर रखता है, किसके अंदर? कंपनी के अंदर, कंपनी के ट्रांजैक्शंस के अंदर, वो अगर कोई भी तरीके का इंटरेस्ट रखता है तो उस एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को अपना जो इंटरेस्ट है
वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि उसको अपना डिस्क्लोज करना पड़ता है इंटरेस्ट, कहाँ पर, एप्रोप्रिएट फोरम पर और एप्रोप्रिएट टाइम के अंदर। हम आगे देखेंगे जब अपॉइंटमेंट किया जा रहा है और अपॉइंटमेंट के दरमियान, अपॉइंटमेंट के बाद में अगर कोई डायरेक्टर का कोई भी इंटरेस्ट निकल जाता है तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है कि यार मेरा इस ट्रांजैक्शन में, आप इस पार्टी से ट्रांजेक्ट करते हैं, उस कंपनी के साथ में जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें जो KMP है वो मेरा मामा का बेटा है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरीके से कोई भी इंटरेस्ट आता है तो उस डायरेक्टर को वहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हम डिटेलिंग देखने वाले हैं आगे, ठीक है। अगला, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नाम बता रहा है यार, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव दोनों तरीके के डायरेक्टर्स BOD के अंदर होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलग अलग बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। कंपनी के जितने भी डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उनको अंडरटेक कौन करता है? एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नाउ सभी डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव बंदा है यार, सिंपल सी बात है। EX लिखो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर लिखो आप कंपनी के बिजनेसेस और यहाँ पर आप लिखो हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव के पास में है। तो नॉन एग्जीक्यूटिव क्या करेगा बच्चों? नॉन एग्जीक्यूटिव देखिए क्या करेगा, वो पार्टिसिपेट करेगा बोर्ड मीटिंग्स के अंदर, डिस्कशंस में वो पार्टिसिपेट करेगा जहाँ पर पॉलिसी बनती है, जहाँ पर मैनेजमेंट को सही और एफिशिएंट बनाया जाता है। यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव सिर्फ अपना वहाँ पर वोटिंग राइट यूज़ करते हुए सभी पॉलिसीज़ का वो यहाँ पर एक हिस्सा बनता है, बट पूरा बिजनेस संभालने वाला कौन है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, ठीक है। अब आपका प्रश्न आना चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमने ऊपर पढ़ा है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आखिरकार एग्जीक्यूटिव है कि नॉन एग्जीक्यूटिव है? देखिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बिजनेस नहीं करता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड में रहकर ही देखता है कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम कर रही है कि नहीं कर रही है। सो ऑब्वियसली कौन हुआ? ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ये हुआ हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। क्यों भैया? ये एक्टिव नहीं है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो हुआ नहीं, बट वो उन्हीं चीज़ों के लिए लायबल होते हैं जिन चीज़ों के लिए उसने अपनी कंसेंट दी है गलत एक्ट करने के लिए। तो जिन चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते हैं कॉन्शियसली उन्होंने बताया है ऐसा काम होना चाहिए और वो अगर काम इलीगल निकलता है, रॉन्गफुल एक्ट निकलता है, तो फिर उस चीज़ में बच्चों वो जो डायरेक्टर है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, वो लायबल होगा। सो ये हुआ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। अब हमारी जर्नी शुरू होती है सेक्शन नंबर 164। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ 149 सब सेक्शन नंबर 1 कि अगर हम टोटल करें तो मैंने आपको बताया था 15 आता है। ये आपको बताता है मैक्सिमम, और मिनिमम में हमने 3, 2 और 1 की बात करी थी। सब सेक्शन नंबर 1 ख़त्म होने के बाद में 2 एंड 3 की हमने वहाँ पर बात करी। सब सेक्शन नंबर 3 बात करता है रेसिडेंट डायरेक्टर के बारे में। उसके बाद में हम थोड़े और नीचे आए, बट बीच में यहाँ पर हमने बात करी वुमेन डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। वुमेन डायरेक्टर के बारे में हमने बात करी तो हमने मटके की स्टाइल में बात करी थी 100 से 300 तक, ठीक है। तो PSC और टर्नओवर इतना होना चाहिए, हर लिस्टेड कंपनी को कंपलसरी है, ये बात तो पक्की हो चुकी है। फिर हम आए किसके ऊपर? हम धीरे से आए 6 के ऊपर। 6 ने बोला इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम डायरेक्टली आ गए हैं किसके ऊपर? 164, 165 और 166। ये तीनों सेक्शंस आपको याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आइए मैं आपको याद करवाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये 3 सेक्शंस हैं जो हमको यहाँ पर पढ़ने होंगे। 164 है, 165 है और 166 है। तो ज़रा नाम देखिए आप इनके ध्यान से। 164 बात करता है डिसक्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। 165 बात करता है मैक्सिमम के बारे में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स लिखता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है, कितनी हो सकती है। और 166 बात करता है ड्यूटीज़ के बारे में। देखिए, जो काम बार बार करना पड़े 6 वो ड्यूटीज़ होती है, ठीक है। तो 166 से आपको डबल से याद रहेगा ड्यूटीज़ के नाम से कि 166 में ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स दी गई है, ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं डिसक्वालिफिकेशन की। ना, डिसक्वालिफिकेशन बात करता है 164 के अंदर, ठीक है। आइए वो किस तरीके से बात कर रहा है हम देखते हैं। डिसक्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि हमने डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना है।
अब वो अपॉइंटमेंट करना है, बट क्या ऐसा कोई डायरेक्टर है जिसने अगर कुछ हरकतें ऐसी कर रखी हो, जिसका पास्ट कुछ इस तरीके से रहा हो, जिसके खिलाफ कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर दे रखा हो, जिसके खिलाफ कोई कॉन्विक्शन हो चुका हो ऑलरेडी, ऐसे डायरेक्टर को क्या हम हमारी कंपनी के अंदर आने देंगे? क्या ऐसे पर्सन को हम हमारी बोर्ड के अंदर डायरेक्टर बनाएंगे? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। नहीं बनाएंगे ऑब्वियसली। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या क्या है? कभी कभी गलती होती है इंडिविजुअल से, बात समझिएगा। मेरे पास यहाँ पर ऑफर आया कि मेरे को डायरेक्टर बनने का बोला गया है फॉर सो एंड सो कंपनी, लेट्स से फॉर ABC लिमिटेड। नाउ हो सकता है डिफॉल्ट मैंने किया हो सकता है डिफॉल्ट कंपनी ने भी किया हो, ये भी तो हो सकता है। तो कंपनी ने जो डिफॉल्ट किया है उसकी सज़ा भी डायरेक्टर को मिल सकती है। सर ये क्या बात हुई? अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंपनी आखिरकार कौन है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। काम कौन करेगा? ह्यूमन बींग्स करेंगे। तो यहाँ पर एक तरीके से ये बंदा जो है डायरेक्टर, वो एजेंट भी है, ठीक है, और कंपनी यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाती है। तो अगर यहाँ पर कंपनी ने भी कुछ गड़बड़ काम किया है, कंपनी के नाम पर कुछ गलत काम हुआ है, तो उसके पीछे था कौन करने वाला? डायरेक्टर था ना। तो कंपनी के डिफॉल्ट की सज़ा डायरेक्टर को मिल सकती है। तो हमें कुछ दो तरीके के डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखना है। पहला डिस्क्वालिफिकेशन जो आता है इंडिविजुअल की खुद की गलती की वजह से, दूसरा आता है कंपनी की खुद की गलती की वजह से, जिसकी वजह से डायरेक्टर भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट है प्राइवेट कंपनी क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा कर सकती है, वो हम यहाँ पर सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सो डिस्क्वालिफिकेशन की बात उन्होंने क्या करी? अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इफ ही सफर्स फ्रॉम एनी ऑफ द स्पेसिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन। सिंपल सी बात उन्होंने लिख दी कि अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हो। क्वेश्चन उठता है एकदम कि डिस्क्वालिफिकेशन तो ठीक है राजा बाबू, हमें क्वालिफिकेशन भी तो बताओ, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है क्या? बड़े शांति से बोल दिया उन्होंने कि भैया लॉ जो है ना, कोई ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं बताता है कि आप MBA होना चाहिए, आप कोई प्रोफेशनल होना चाहिए, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास में होगी, आप IIM के MBA होंगे तो ही हम आपको डायरेक्टर बनाएंगे। नथिंग एज सच, नो, लॉ ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। बट हाँ, लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता है। लॉ ये बोलता है कि एक जनरल रूल हमने बना रखा है, अगर आपको डायरेक्टर बनाया जा रहा है तो आपके पास में एक जादुई नंबर होना चाहिए जिसका नाम है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, DIN आपके पास में होना चाहिए। सर DIN किस बला का नाम है? DIN जो चालू होता है सेक्शन 152 सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर आपको बताया जाएगा, और साथ ही में पूरी एक सीरीज चलती है सेक्शन 153 से लेकर 157 तक, उसके अंदर डिन की बात की जाती है, ठीक है। तो डिन को हम अगले वीडियो में समझेंगे अलग से। तो डिन होना चाहिए, ये एक क्वालिफिकेशन ज़रूर है। हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए, बट हमको सिर्फ क्या चाहिए कि डायरेक्टर अगर बनने वाले हो तो डिन तो आपके पास में होना चाहिए ही, बस ये क्वालिफिकेशन है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहला सबसेक्शन नंबर 1 बोलता है कि इंडिविजुअल ने अगर गलती कर रखी है, गलती या फिर कुछ गड़बड़ उसकी तरफ से है, तो वो खुद अनसाउंड माइंड का है, तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी कि अभी आप पैसे नहीं दे पा रहे हो, इंसॉल्वेंट हो गए हो और आपको डिस्चार्ज भी नहीं किया है लॉ ने। नाउ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होने के बाद में और क्या चीज़ें हो सकती है? देखिए, उन्होंने ही हैज़ अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। आप इंसॉल्वेंट नहीं है, हुए नहीं हैं, बट आपने एप्लीकेशन दी और वो पेंडिंग है। किसी भी तरीके का इंसॉल्वेंसी का अगर धब्बा आपके ऊपर लग चुका है, सिंपल सी बात है, आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हो, ठीक है। सो पहला हो गया खुद का दिमाग सही नहीं है, अनसाउंड माइंड के आप अगर हो। दूसरा इंसॉल्वेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, कॉन्विक्टेड। कोर्ट ने आपको कॉन्विक्ट कर रखा है किसी भी ऑफेंस के लिए, ठीक है। अब वो चाहे मॉरल टर्पिट्यूड लेवल का हो या और भी दूसरा हो, अगर सिंपल सी बात है कॉन्विक्शन आपके खिलाफ हो चुका है पास्ट में, दो तरीके का हो सकता है। कॉन्विक्शन के लिए आपको 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा की जेल हुई है, बराबर है 6 मंथ्स की बात हम पहले करेंगे, और एक हुई है 7 ईयर्स से ज़्यादा। 7 साल से ज़्यादा की अगर आपको उस कॉन्विक्शन की जेल हो चुकी है तो आप लाइफ टाइम के लिए अब बार्ड हो। मतलब कूलिंग पीरियड क्या है? लाइफ टाइम। अब आप आराम करो, आप डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी भी कंपनी के, ठीक है। बट अगर 6 महीने से ज़्यादा आपको जेल हुई है तो आप 5 साल तक डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। यस,
तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दिस पीरियड, यानी कि मैं लेट्स से 2012 में मुझे 1 साल की जेल हुई थी, 2013 में मैं बाहर आ गया था, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इस बात को 5 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या 2020 में मुझे यहाँ पर डायरेक्टर के लिए क्वालिफाई किया जाएगा? यस, बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, सो इफ 5 ईयर्स का लैप्स हो चुका है, ठीक है, यानी कि गैप जो है 5 साल का लैप्स हो चुका है, तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। आई एम क्वालिफाइड अगेन। बट 7 साल से ज़्यादा हो गया है, 7 साल का हो गया, तो फिर आप लाइफ टाइम के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं। ठीक है, और क्या है, अगर यहाँ पर ट्रिब्यूनल ने, कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि ये बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता, तो बात ख़त्म है। आपने अगर किसी भी तरीके के कॉल्स का पेमेंट यहाँ पर नहीं किया, कॉल्स मतलब फ़ोन कॉल्स की यहाँ पर बात नहीं चल रही है, यहाँ पर शेयर कॉल्स की बात चल रही है। आपके शेयर्स के रिस्पेक्ट में आपको पेमेंट करना था, जो आप कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हो, और आपने उनका पेमेंट 6 मंथ्स तक नहीं किया है, ठीक है, और ये पेमेंट नहीं करने की वजह से अब आप यहाँ पर डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। बट इन्होंने क्या बोला, इट इज इमटेरियल वेदर सच शेयर्स आर हेल्ड इंडिविजुअली बाय हिम और जॉइंटली विद अदर्स। अगर आप बहुत लोगों के साथ मिलकर भी आपने वो शेयर्स होल्ड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने 6 महीने से ज्यादा हो गए और पैसा नहीं दिया है, बड़ी बेइज्जती की बात है। आप डायरेक्टर बनने की क्या बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, अगेन ऊपर कॉन्विक्टेड हमने बोला था, ही हैज बिन कॉन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ डीलिंग विद RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन वाला आपने फ्रॉड किया है सेक्शन 188 में, किसी भी पिछले 5 साल के अंदर अंदर, यानी कि कूलिंग पीरियड यहाँ भी 5 साल हो गया एक तरीके से। ठीक है, सो कूलिंग पीरियड यहाँ भी आप लिख सकते हैं 5 साल का। तो 5 साल, पिछले 5 साल के अंदर अगर आपने किसी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजेक्शन किया है और वो गलत हो गया है और आपने कंपनी को बताया नहीं, तो क्या आप डायरेक्टर बन सकते हैं? नहीं, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, अगेन अब बात आ गई डिन। हमने आपसे मांगा था डिन, ठीक है, डिन का सेक्शन हमने आपको बोला था 152 सब सेक्शन नंबर 3, आपने उसको कंप्लाई नहीं किया। यहाँ पर सेक्शन बोलता है कि आपके पास में कुछ डिन तो होना ही चाहिए, उसके साथ में आप कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स ही होल्ड कर सकते हो। आगे हम पढ़ने वाले हैं कौन से सेक्शन में, 165, इसका अगला सेक्शन जो है 164 अभी हम पढ़ रहे हैं। 165 बोलता है कि आप इतनी ही कंपनीज के अंदर आप डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा आपने कर लिया है तो अगेन आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, सो कितनी चीज़ें हो गई, अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉन्विक्शन। ठीक है, कॉन्विक्ट लिख दीजिए, सिर्फ आपको इजी रहेगा। तो कॉन्विक्ट अगर आपको किया गया है, कॉन्विक्ट में कितना था, 6 मंथ्स और 7 ईयर्स। 6 मंथ्स है तो 5 साल का कूलिंग पीरियड है, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। और कौन से तरीके कॉन्विक्शन है, यहाँ पर रिलेटेड पार्टी का ट्रांजेक्शन का है और उसका भी 5 साल है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वो लिख रहे हैं। तो कॉन्विक्ट के 2 पॉइंट हो गए, इंसॉल्वेंट के 2 पॉइंट हो गए, अनसाउंड माइंड के 2 पॉइंट हो गए। अब इंपॉर्टेंट है ऑर्डर बाय कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल कि भैया आप डायरेक्टर नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते हैं। और आगे क्या था, कॉल्स का पेमेंट नहीं किया, 6 मंथ्स हो चुके हैं, छी 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 चिंदी बात है, कैसे डायरेक्टर बनाएंगे हम आपको। और लास्ट में हमने यहाँ पर बोला डिन। ठीक है, सो डिन से रिलेटेड आपको सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। डिन आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स अगर आपने क्रॉस कर दी तो भी आप यहाँ पर डायरेक्टर बनने से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये थे जो एक इंडिविजुअल गड़बड़ कर सकता है। अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ये सब गड़बड़ है तो क्या वो यहाँ पर डायरेक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता है मेरे दोस्त, नहीं बन सकता है। ठीक है, बट कभी कभी कंपनी भी डिफ़ॉल्ट कर देती है रे। कंपनी डिफ़ॉल्ट क्या करेगी मुझे आप ये बताइए। कंपनी या तो अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को या अपने रिटर्न को टाइम पे फाइल नहीं कर रही है, कंपनी ने ये डिफ़ॉल्ट किया और इस बात को 3 साल हो गए, कंटिन्यूस 3 ईयर्स। ठीक है, और क्या रीज़न हो सकता है? 3D, ओहो 3D मतलब डेट, डिविडेंड, डिपॉजिट, यानी कि भैया डिपॉजिट्स पे आपको इंटरेस्ट पे करना था, नहीं किया। डिविडेंड अक्रू था, पेमेंट नहीं किया। डेट का रीपेमेंट नहीं किया। इन तीनों के प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट रिलेटेड कोई भी काम हुआ, उसमें अगर आपने गड़बड़ कर रखी है और वो भी कंटिन्यूस 1 साल से ज़्यादा के पीरियड के लिए आपने गड़बड़ करी है, तो क्या आप यानी कि वो कंपनी डिस्क्वालीफाई हो गई? यस। एक बार कंपनी डिस्क्वालीफाई हो गई तो क्या जो डायरेक्टर है उनसे जुड़े हुए, क्या वो यहाँ पर
एलिजिबल रहेंगे? नहीं रहेंगे। सो वो कंपनी तो गई ही गई, और जो डायरेक्टर है, अब वो डायरेक्टर एलिजिबल होगा क्या? नहीं। अब वो डायरेक्टर भी जो कंपनी संभाल रहा था वो भी एलिजिबल नहीं है। किस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है? वो इस कंपनी में तो डायरेक्टर बन ही नहीं पाएगा। क्या कोई दूसरी कंपनी में वो डायरेक्टर बन सकता है क्या? वहाँ भी वो नहीं बन जाएगा। बट अगेन कूलिंग पीरियड 5 ईयर्स, ठीक है, 5 साल का कूलिंग पीरियड है। देख लीजिए, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये बोलता है सबसेक्शन नंबर 2, कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है, प्रिस्क्राइब्स डिस्क्वालिफिकेशन विच गेट अटैच्ड टू अ पर्सन इफ he is or has been a director of a company which has committed default as under। ऐसी कंपनी के साथ में अगर आप जुड़े हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उस कंपनी के डायरेक्टर फिर से बने या फिर किसी और दूसरी कंपनी के भी डायरेक्टर बने। आपको हम एलिजिबल नहीं बोलेंगे टू बी रीअपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ सच डिफॉल्टिंग कंपनी और अपॉइंटेड इन सम अदर कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी हैज़ कमिटेड डिफॉल्ट। ठीक है। हाउएवर आगे बात क्या चल रही भैया, उन्होंने क्या बोला कि ऐसी बकवास कंपनी के डायरेक्टर आपको बना भी दिया जाता है अगर, क्या बोला है, हाउएवर इन केस गलती हो गई, अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच हैज़ कमिटेड डिफॉल्ट, जो हमने ऊपर आपको बताए हैं, तो ही शैल नॉट इंकर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिस अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनी के डायरेक्टर आपको नहीं बनना चाहिए था, बट आप बन गए हो। अब क्या करें? तो कुछ नहीं, अगले 6 months के अंदर आप ऊपर बताए गए सारे डिस्क्वालिफिकेशन को आप इंकर मत कर लेना। आपका कॉन्विक्शन नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्डर ट्रिब्यूनल या कोर्ट का नहीं होना चाहिए, पेड अप कॉल्स बराबर पे कर देना, आप डिन वाला सारी चीज़ें फॉलो करना, मिनिमम जो बोला गया है, मैक्सिमम जो डायरेक्टरशिप बोली गई है उनको फॉलो करना। तो ये ऊपर वाले आप जितने भी क्या है डिस्क्वालिफिकेशन है उनको इनकर मत कर लेना। ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट बात थी क्या, 3D+I फॉर 1 year एंड FS/रिटर्न कंटिन्यूस फॉर 3 years। अगर ये डिफॉल्ट किसी कंपनी ने किया है तो उस कंपनी के डायरेक्टर्स को यहाँ पर इनएलिजिबल बोला गया है। तो पहला पॉइंट देखा सबसेक्शन नंबर 1 में, जहाँ पर देखा इंडिविजुअल की गलती थी। ठीक है। सबसेक्शन नंबर 2 में देखा कंपनी का डिफॉल्ट है, डायरेक्टर पकड़ा गया है, बट एग्जम्पशन दिया गया है भैया। एग्जम्पशन क्या दिया गया है कि ये जो गवर्नमेंट कंपनियां होती है, गवर्नमेंट कंपनी को यहाँ पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड इट हैज़ नॉट कमिटेड अ डिफॉल्ट इन। हम ऊपर देखते आ रहे हैं, जरा फॉन्ट को आपको याद रखिए, ये फॉन्ट देख लिया आपने, मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ एग्जम्पशन की तरफ। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ठीक है, आइए हमें रुकना कहाँ पर है, बस एग्जम्पशन पे रुकना है। देखिए यहाँ एग्जम्पशन में क्या दिया था कि सेक्शन 8 कंपनी गवर्नमेंट कंपनी 15 से ऊपर डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, स्पेशल रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं। बट शर्त क्या है, हर जगह शर्त ये है कि आपका FS और AR इन दोनों का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सेक्शन 137 और 92 का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। वो ही यहाँ पर बोला गया है कि ये जो सेक्शन है वो सेक्शन बोल रहा है कि गवर्नमेंट कंपनी को ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। शर्त ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न का डिफॉल्ट उसने नहीं किया हो। ठीक है, ये बात देखी हुई है, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। फॉन्ट इसलिए चेंज किया है, आपको हमेशा याद रहेंगे और ये आपके माइंड में रजिस्टर हो जाएगा। सर ये प्राइवेट कंपनी का गड़बड़ क्या है यहाँ पर, ज़रा ये बताइए आप। तो देखिए, तो इन्होंने बोला सबसेक्शन नंबर 3 के अंदर कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके पास में ताकत पता है क्या है, उनके पास में ताकत है उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। ये प्राइवेट कंपनी, हम उस प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है ना, हम उस प्राइवेट कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। सिंपल प्राइवेट कंपनी, जस्ट प्राइवेट कंपनी। तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो है वो परमिशन है उसके पास में कि वो कुछ एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन भी क्रिएट कर सकती है। वो अपने आर्टिकल्स में, मेमोरेंडम में लिख सकती है, AOA के अंदर लिख सकती है कि यार हमें अगर डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो जितने बेसिक यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन दिए हैं 164(1) के अंदर, 2 के अंदर, उसके अलावा हम और भी कुछ ऐड कर सकते हैं हमें जैसा लगे। जैसे हम ये ऐड कर सकते हैं कि यार हमें ग्रेजुएट बंदा ही चाहिए, सिर्फ IIM का ही होना चाहिए सिर्फ,
ठीक है। वो जो हमारा डायरेक्टर है, ठीक है, वो इतने नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स उसके पास में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इतने शेयर्स वो होल्ड करेगा तो ही वो डायरेक्टर बन पाएगा हमारी कंपनी के। इस तरीके से कोई भी एडिशनल डिसक्वालिफिकेशंस या फिर क्वालिफिकेशन एक प्राइवेट कंपनी, सिंपल प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पर एडिशनल चीज़ें ऐड कर सकती है, ऐसी पावर उसको दी गई है। बट उन्होंने फिर भी बोला कि क्या आप पुराने जो ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन दिए गए उनको हटा सकते हैं क्या? तो उन्होंने नोट दिया कि बॉस 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 ज़रा तमीज़ से, आपको एडिशनल की परमिशन हमने दी है, बट द डिस्क्वालिफिकेशन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई। कौन से भैया? कॉन्विक्शन वाला जो है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर वाला जो है, ये सब तो बनते ही रहेंगे, ये डिस्क्वालिफिकेशन तो हमेशा ही रहेंगे। तो ये बोलने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि ऊपर तो हम एडिशन की बात कर रहे हैं, पुराने तो हमने बोला एज इट इज़ है। तो वो इसलिए बोला उन्होंने कि भले ही अपील या पिटिशन फाइल कर दिया गया हो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन, तो भी हम उसको डिस्क्वालिफिकेशन ही मानेंगे। सर कुछ समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। एक डायरेक्टर है, ठीक है, डायरेक्टर को कॉन्विक्ट किया गया है यहाँ पर और बोला गया आपने ये गलत काम किया था, आपको 6 मंथ्स की हम जेल कर रहे हैं। डायरेक्टर भाई साहब ने बोला ओ क्या कुछ भी बकवास करते हो यार, मेरे पास प्रूफ है और मैंने अपील कर दी कि यहाँ पर जो कोर्ट का जजमेंट है वो गलत आया है, तो मेरी अपील अभी पेंडिंग चल रही है। क्या अभी भी मैं डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ? उन्होंने कहा है कि भले ही अपील आपकी पेंडिंग चल रही हो, पिटीशन फाइल कर दिया हो, किया होगा, वंस कॉन्विक्टेड, भले ही प्रूव ना हुआ हो तो भी हम उसको डिस्क्वालीफाई ही मानेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ये बात हो गई किसके बारे में? ये बात हो गई कि भैया डिस्क्वालिफिकेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं। सबसेक्शन नंबर 1 में इंडिविजुअल की देख लिए, सबसेक्शन नंबर 2 में हमने कंपनी के देख लिए, सबसेक्शन नंबर 3 में हमने प्राइवेट कंपनी के एडिशनल यहाँ पर हमने देख लिए कि वो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या लगा सकती है। अब अगला हमको पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना है, सेक्शन 217 के अंदर क्या बोला गया है, इसको आप -I करके याद करिए कि यार ऐसी कंपनीज है जिनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पता चला कि कोई डायरेक्टर है, उसने ये ऑफेंस कर रखा है, ठीक है। तो जैसे उसने ऑफेंस किया ना डायरेक्टर, उसी दिन से जिस दिन पकड़ा गया है, शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस, बात खत्म। जैसे ही पकड़ा गया उसी दिन से माना जाएगा कि आपने ऑफिस खाली कर दिया है, जिस दिन से आपको कॉन्विक्ट किया गया है। और ये जो वेकेशन आपका ऑफिस का हो रहा है, ही शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एन ऑफिस इन एनी कंपनी। एनी लिखा है बॉस, अब बस अब किसी भी कंपनी में आप नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट की ज़रूरत क्या पड़ी कि इन्वेस्टिगेशन हमने चालू किया, इन्वेस्टिगेशन में कुछ पकड़ में आया और हमको पता चला, तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का हम इंतज़ार नहीं करेंगे। वंस यू हैव बीन कॉन्विक्टेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, उसी दिन से फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ यू हैव बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपॉइंटमेंट इन एनी कंपनी। ये बात यहाँ पर प्रूव करना चाहा है, ठीक है। सो ये बात हो गई हमारी सेक्शन 217 वाली। इसी के साथ में सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन का हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। 164 जिसे हम बोलते हैं। अब हमको डिस्कस करना है 165 यानी कि 165 की मैक्सिमम। आप ये बताइए हमको कि मैक्सिमम एक बंदा, अब इस सेक्शन को आप कैसे याद करेंगे? देखिए ज़रा ऊपर याद करिए 149, इसमें हमने क्या किया था? 149 में एक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? डी डी डी। बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक डायरेक्टर यानी कि 1D कितने कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, यानी कि कितनी शिप्स के अंदर वो जा सकता है, कितने डायरेक्टरशिप्स को वो हैंडल यहाँ पर कर सकता है, इसकी यहाँ पर बात चल रही है 165 के अंदर। आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं 165। अभी तक पहले का जितना भी मैटर है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हम अगर इस पूरे वीडियो की फ़्लो को समझने की कोशिश करें तो हम कहाँ से कहाँ तक चले हैं? हमने सेक्शन 149 से शुरुआत करी थी, राइट। सेक्शन 149 से शुरुआत करी, वहाँ पर हमने देखा 149 क्या बोल रहा था, नंबर्स के बारे में बात कर रहा था, मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। 149 को वहीं ड्रॉप करते हुए, यानी कि 149 में हमने सबसेक्शन नंबर 1 देखा,
जहाँ पर हमने नंबर्स के बारे में बात करी, हमने फिर वुमेन के बारे में यहाँ पर बात करी कि वुमेन डायरेक्टर कैसे अपॉइंट हो सकते हैं, हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी यहाँ पर टच किया, उसके बाद में हमने एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, और हमने ये भी देखा कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 149 को कंप्लीट करते हुए हमने सीरीज चालू करी 164, 165 और 166। डबल डबल जो रिपीट हो रहा है, यानी कि ड्यूटीज जो बार बार करनी पड़ती है। ठीक है, और 164 में हमने कहा डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। तो डिस्क्वालिफिकेशन क्या हम देख चुके हैं? बिल्कुल हम देख चुके हैं। डिस्क्वालिफिकेशन में भी हमने दो तरीके से यहाँ पर बात करी है। एक हमने बात करी है इंडिविजुअली, अगर जो पहला डायरेक्टर बंदा है वही गलती कर रहा है तो क्या होगा, अगर कंपनी यहाँ पर गलती कर रही है तो क्या होगा। कंपनी के डिफ़ॉल्ट में हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और हमने यहाँ पर रिटर्न का एक डिफ़ॉल्ट देखा, और उसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट देखा 3D प्लस आई। इन दोनों के डिफ़ॉल्ट में हमने टाइम पीरियड देखा, ये कंटिन्यूसली फॉर 3 ईयर्स अगर ऐसा चलता रहता है, तो ये कंटिन्यूसली फॉर 1 ईयर अगर ऐसा चलता रहता है, कंपनी का डिफ़ॉल्ट है, और उस कंपनी से एसोसिएटेड जितने भी डायरेक्टर हैं, ना तो इस कंपनी में वो डायरेक्टर बन पाएंगे, रीअपॉइंट हो पाएंगे, ना किसी दूसरी कंपनी में वो अपॉइंट हो पाएंगे। और इंडिविजुअल में हमने काफ़ी सारे पॉइंट देखे, अनसाउंड माइंड है, कॉन्विक्शन है, कॉन्विक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो सब हमने यहाँ पर कवर करे। ठीक है, 165 का यहाँ पर टाइम आ गया है, इसका मुहूर्त हमने निकाल दिया है। आइए शुरुआत करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा जस्ट ऊपर, कि यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे 1D, बराबर है, यानी कि एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टरशिप ले सकता है। ऊपर 149 में देखा था कि एक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। इससे अगर ज़्यादा चाहिए तो आप स्पेशल रिजोल्यूशन करिए, बट स्पेशल रिजोल्यूशन किसको करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी को करने की ज़रूरत नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी को करने की ज़रूरत नहीं है। बट इसमें भी कंडीशन है, ये दोनों कंपनीज को कब एग्जम्पशन मिलेगा, अगर इन दोनों का पास्ट में फिनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न का कोई भी डिफॉल्ट ना हो। सेक्शन 92 एंड सेक्शन 137 का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सो एक डायरेक्टर कितनी कंपनीज के अंदर आखिर वो यहाँ पर डायरेक्टरशिप ले सकता है। तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से समझेंगे। पहला, क्या आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों की बात कर रहे हैं? यस, हम दोनों की बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अगर हम दोनों को यहाँ पर मिलाए, ठीक है, सो दोनों को मिलाकर मैक्सिमम, ध्यान से सुनिएगा, मैक्सिमम 20, ओनली एंड ओनली 20 कंपनीज के अंदर एक बंदा, वैसे ओनली नहीं बोलना चाहिए क्योंकि 20 कंपनीज तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। 20 कंपनीज के अंदर एक ही बंदे की बात चल रही है। वन डायरेक्टर कैन हैव 20 डायरेक्टरशिप्स इन 20 डिफरेंट कंपनीज, एंड दैट टू दैट्स अ मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज बोथ। नाउ लिसन केयरफुली, इज देयर एनी बाइफिकेशन अंडर दिस 20 कंपनीज? क्या इस 20 में भी कुछ इतनी लिमिटेड कंपनीज पब्लिक होनी चाहिए और कुछ इतनी लिमिटेड कंपनीज प्राइवेट होनी चाहिए? ऐसा कोई लिमिट यहाँ पर दी गई है क्या? यस, 20 में से भी पब्लिक कंपनीज मैक्सिमम 10 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 10। यानी कि 20 में से 10 कंपनीज हमको चाहिए जो पब्लिक होगी मैक्स, और बची हुई जो 10 होगी वो प्राइवेट हो सकती है। मतलब आपका कहना है, एग्जाम्पल के लिए हम ले तो आउट ऑफ 20 क्या ऐसे रेशियो हो सकते हैं? ज़रा आप मुझे जवाब देते जाइए। ये प्राइवेट है और ये पब्लिक है, ठीक है। क्या ये 12 और 8 का रेशियो हो सकता है? यस। क्या ये 8 और 12 का रेशियो हो सकता है? नो, क्योंकि ये वाला जो फिगर है ये हमें मैक्स 10 ही चाहिए, ठीक है। अभी आगे और सुनिएगा, ठीक है। अब एक बंदे हैं, सीजे उनका नाम है, सीजे डायरेक्टर बनते हैं हर कंपनी में जा जाके। वो टोटल 25 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स हैं। क्या ये बात सही है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या इसमें वॉयलेशन हो रहा है सेक्शन 165 का? यस, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि 25 तो हो ही नहीं सकता, मैक्सिमम 20 होना चाहिए, ठीक है। केस स्टडी नंबर 1 सॉल्व्ड। आगे चलते हैं, केस स्टडी नंबर 2। अब ज़रा मुझे बताइए कि सीजे 20 कंपनी के अंदर ही डायरेक्टर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इन 20 कंपनी में अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ, 12 कंपनीज तो प्राइवेट कंपनीज हैं, ठीक है। 7 कंपनीज जो है वो है पब्लिक कंपनीज, ठीक है। और यहाँ पर एक कंपनी है, वो है सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, बट वो खुद अपने आप में प्राइवेट है। ज़रा ध्यान से सुनिए,
एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है बट वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। क्वेश्चन पहले ये है, क्या इस कंपनी को हम पब्लिक में काउंट करेंगे कि प्राइवेट में काउंट करेंगे, ज़रा आप ये बताइए। तो हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सीए फाइनल के कि कोई भी सब्सिडरी होती है अगर पब्लिक कंपनी की तो हम उसे प्राइवेट नहीं, हम उसे पब्लिक कंपनी में ही यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो अगर मुझे पब्लिक कंपनीज मैक्स कितनी चाहिए, 10 चाहिए, यहाँ पर कितनी है 7, बट इसको भी मैं ऐड करूंगा +1 करके, तो टोटल पब्लिक कंपनीज मेरी कितनी हो गई 8। तो यहाँ पर तो हम सेफ जोन में, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए थोड़े से फिगर्स यहाँ पर चेंज करते हैं। एक काम करिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, चलिए अब थोड़े फिगर्स हमने यहाँ पर चेंज करे हैं। प्राइवेट कंपनीज है टोटल यहाँ पर 9, पब्लिक कंपनीज है 10, और एक और प्राइवेट कंपनी है 1 जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। अब आप मुझे बताइए क्या 165 का यहाँ पर वॉयलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चेक करते हैं, क्या इन सबका टोटल 20 हो रहा है, यस, तो वॉयलेशन 20 के हिसाब से तो नहीं हो रहा है। क्या यहाँ पर मैक्सिमम पब्लिक कंपनी 10 होनी चाहिए, यस 10 ही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट थोड़ा डीप जाइए सर, एक ये जो प्राइवेट कंपनी है इसको भी तो पब्लिक मानेंगे क्योंकि ये हमारी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। तो सर टोटल पब्लिक कंपनीज हो जाती है 11 जो कि होनी चाहिए 10। तो अगेन ये वॉल्यूशन हो गया 165 का। ये मैंने सेक्शन आपको 165 पूरा यहाँ पर पढ़ा दिया है विद दिस एग्जाम्पल। आपको यहाँ पर सारे फिगर्स आ गए होंगे अच्छे समझ में एग्जाम्पल के साथ में। आइए फटाफट हम यहाँ पर इस सेक्शन के साथ में यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट और टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं कि ये सेक्शन हमको क्या बोल रहा है। जरा ध्यान से सुनिए। अ पर्सन शैल नॉट होल्ड ऑफिस एज डायरेक्टर इंक्लूडिंग एनी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप ऑल्सो, यानी कि ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी है तो उसको भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे। अब देखिए हकीकत में ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप क्या है, मतलब अरे इसका मतलब यह है कि जो मेन डायरेक्टर है वो तो दूसरा बंदा है, ठीक है, पर वो बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है। अब वो बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है तो इन भाई साहब को अपॉइंट किया गया। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं एक कंपनी में ऑफिशियली तो डायरेक्टर नहीं हूँ, मेन डायरेक्टर नहीं हूँ, बट मैं किसी दूसरे डायरेक्टर के बिहाफ पर जाके कोई मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ तो वो भी मेरे नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स में क्या इंक्लूड कर लिया जाएगा? बिल्कुल कर लिया जाएगा। मतलब हम हमारे अगर एग्जाम्पल को ध्यान से देखें बच्चों, तो अगर यहाँ पर कुछ फिगर्स ऐसे होते कि ये तो फिगर्स आपको दे ही रखे और साइड में आपको नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है दैट सीजे was appointed as an alternate director in a company as well and that company is ABC company, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो हकीकत में हुआ क्या, 20 + 1 हो गया 21, तो अगेन 165 का वॉल्यूशन हो गया है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, कि ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को भी इंक्लूड करना है और वो मिलाकर 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 20 आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर आउट ऑफ अबाउ लिमिट ऑफ 20 द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी शेल नॉट एक्सीड 10। क्या ये भी हमने पढ़ लिया है? ये अब देखिए यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो 10 की लिमिट है इसमें क्या क्या इंक्लूड हो रहा है। तो उन्होंने बोला है कि शेल इंक्लूड डायरेक्टरशिप्स इन प्राइवेट कंपनीज दैट आर ईदर होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, यानी कि अगर आप पब्लिक कंपनी के होल्डिंग भी हो, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, तो इन दोनों को पब्लिक कंपनी ही बोला जाएगा। हमने ऊपर एग्जाम्पल में सिर्फ सब्सिडरी को कंसिडर किया था, अब आप होल्डिंग को भी कंसिडर कर लीजिएगा उसी एग्जाम्पल में, ठीक है। सो इन 10 के अंदर हमें इनको भी इंक्लूड करना है। नाउ इंक्लूड क्या करना है वो तो हम समझ गए, एक्सक्लूड क्या करना है जरा ये भी बताइए। तो उनने कहा है कि एक्सक्लूड करने के नाम पर अगर किसी डोरमेंट कंपनी में डायरेक्टर हो आपको एक्सक्लूड किया जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी में भी यहाँ पर आपको एक्सक्लूड किया जाएगा क्योंकि आप एग्जाम्पशन में कवर होते हैं, ठीक है। अगेन हमारा एग्जाम्पशन वाला फॉन्ट आ गया है जो मैंने आपको बताया है। ऊपर हमने गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन नंबर 8 कंपनीज के काफ़ी सारे हमने यहाँ पर एग्जाम्पशन देखे हैं, काफ़ी सारे मतलब 149 के अंदर भी हमने देखा है, बराबर है। तो यहाँ पर भी सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। पहले तो आप ये समझिए कि जब हमने ये बोला कि ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, क्या वो 20 से ज़्यादा डायरेक्टरशिप्स के अंदर जब भी आप होल्ड करेंगे, तो अगर इस एग्जाम्पल को हम ऐसा बनाते हैं कि एक पर्सन है जो 25 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर है, ठीक है, उन 25 कंपनीज में से 6 कंपनी है, थोड़ा सा इसको ऑल्टर करते हैं, उन 25 कंपनीज में से, ठीक है, 2 कंपनीज है एनपीओ, ठीक है, और 3 कंपनी है डोरमेंट।
अब देखिए वैसे तो 25 यहाँ पर गलत ही है, क्यों? क्योंकि 25 ऑलरेडी 20 से तो ज़्यादा ही है, तो आपको 20 पर ही रुकना पड़ेगा। बट क्या हम एनपीओ को काउंट करेंगे, सेक्शन 8 कंपनी को काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। क्या हम डोरमेंट को काउंट करेंगे? नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी 5 कंपनीज तो यहाँ से बाहर निकल गई, -5 करेंगे 20 पे आ जाते हैं, बात खत्म, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं आती है, ठीक है। बट वही बात है, उन्होंने बोला है सेक्शन 8 कंपनी सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उन्होंने फिनेंशियल स्टेटमेंट और उन्होंने यहाँ पर एनुअल रिटर्न में कोई गड़बड़ ना करी हो, ठीक है। इन अदर वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो बोल रहे हैं, ज़रा देखिए। इन अदर वर्ड थोड़ा हाईलाइट भी अच्छे से करेंगे। अ डायरेक्टरशिप इन सेक्शन 8 कंपनी शेल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट। उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जब भी आप टोटल यहाँ पर काउंट करेंगे, तो टोटल काउंट करने के लिए 20 काउंट करने के लिए सेक्शन 8 कंपनी को आपको काउंट नहीं करना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा हाईलाइट करता हुआ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ना थोड़ा आगे चलते हैं। लेसर नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स देन मैक्सिमम, क्या 20 से कम अगर आप कर रहे हैं तो जरा पढ़िए। द मेंबर ऑफ अ कंपनी मे बाय स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेसिफाई एनी लेसर नंबर ऑफ कंपनीज इन विच अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में एक्ट एज डायरेक्टर। देखिए ये तो एक्ट बोल रहा है, एक्ट क्या बोल रहा है कि 20 से ज्यादा आप मत जाओ, 20 आपका मैक्सिमम है। बट क्या कंपनी इस लिमिट को और नीचे ला सकती है क्या? तो उन्होंने कहा यस, अगर मेंबर्स सब डिसाइड करते हैं और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं तो हम इस लिमिट को और नीचे ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो स्पेशल रिजोल्यूशन से क्या यहाँ पर इस दुविधा का समाधान निकाला जा सकता है? यस, स्पेशल रिजोल्यूशन से समाधान क्या आप और टफ कर रहे हैं। देखिए कोई कंपनी चाहती है कि हमारा डायरेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली 5 कंपनीज में मैक्सिमम डायरेक्टर बन सकता है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? यस। क्वेश्चन में देखना एसआर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं लिया है इस तरीके की हरकत के लिए तो फिर वो कंपनी दिक्कत में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, सबसेक्शन नंबर 3 बोल रहा है, चिंदी बात कर रहा है ट्रांजिशन पीरियड के लिए। ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब इनका क्या कहना है, लेट्स सी। तो इनका कहना बड़ा सिंपल है यार। इन्होंने कहा है कि हमारा जो एक्ट आया है ना वो 1 अप्रैल 2014 को आया है, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस दिन तो हमने अनाउंसमेंट कर दी और एक्ट आ गया, बराबर है। बट क्या हुआ कि एक बंदा है वो उससे पहले ही 30 कंपनीज में वो ऑलरेडी डायरेक्टर था। अब एक्ट आ गया है तो क्या इस डेट के बाद में भी वो ऐसा कर सकता है क्या? नहीं। बट इमिडिएटली तो एकदम कम नहीं कर पाएगा ना, कोई कंपनी को छोड़ नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको टाइम दे रहे हैं 31 मार्च 2015 तक का, मतलब हम आपको टाइम दे रहे हैं 1 साल का। आप 1 साल का पीरियड रहेगा, इसे हम बोलेंगे ट्रांजिशन पीरियड। इस पीरियड के अंदर आप इन सभी कंपनीज को छोड़ देना। छोड़ें क्यों? हम कुछ रिज़ाइन कर सकते हैं क्या? यस, आप रिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप किसकी कंपनी में रिज़ाइन कर दीजिए, ठीक है। आप अपनी चॉइस बताइए किन कंपनीज में आपको डायरेक्टर रखना है और किन में आपको नहीं रखना है, ठीक है। और आप इस तरीके से चूज़ करिए कि आप स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर आ जाए इन विच ही विश टू कंटिन्यू टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। सिंपल सी बात है। तो 1 साल का ट्रांजिशन पीरियड का टाइम आपको दिया गया है, आप उसमें सारी सेटिंग जमा लीजिए और 20 की लिमिट में आप आ जाइए, ठीक है। नाउ एनी रेजिग्नेशन जो भी वो दे रहा है उनको इफेक्टिव माना जाएगा ऑन द डिस्पैच देयर ऑफ टू द कंपनी कंसर्न। ऐसा नहीं माना जाएगा कि यार 1 महीने बाद हम काउंट करेंगे, नहीं, इफेक्टिवली उनको उसी डेट से जब से रेजिग्नेशन उन्होंने दिया है उनको उस कंपनी से एसोसिएट अब नहीं किया जाएगा। नाउ आफ्टर डिस्पैचिंग द रेजिग्नेशन ऑफ हिज ऑफिस एज डायरेक्टर, non-executive director, or after the completion of the transition period of 1 year, whichever was earlier, no such person would act as director in more than specified number of companies। यानी कि उन्होंने बोला है कि 20 को तो क्रॉस आप कर ही नहीं सकते हो, बट किन वाले केसेस में 20 में क्रॉस कर रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। ये जो एक्ट आया ना 31 मार्च 2015 तक, एक्ट आया अप्रैल में 2014 में, उससे 1 साल लेके इस 1 साल के पीरियड में क्या बहुत सारे लोग हैं जो इस लिमिट के ऊपर होंगे? तो उन्होंने कहा यस, बिल्कुल ऊपर होंगे। तो उन्होंने वही बोला है कि रेजिग्नेशन डिस्पैच कर दिया है, ठीक है, ट्रांजिशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है। दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है, तब 20 से ज़्यादा कंपनीज में कोई बंदा हो सकता है कि डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा हो, वरना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको क्या सिंपल वर्ड्स में क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 1 ईयर नो पर्सन इज परमिटेड टू होल्ड मोर डायरेक्टरशिप देन द मैक्सिमम स्पेसिफाइड। तो इस डेट के पहले पहले क्या आप कर सकते हैं? यस। तो अब क्या ट्रांजिशन वाला पढ़ना पॉइंट बकवास हो गया? यस, क्योंकि अब ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बट हमने इस सेक्शन को कंप्लीट यहाँ पर कर दिया है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन 165 दोस्तों। 165 मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स के बारे में बात कर रहा था। अब इसी में हमको एक पनिशमेंट की बात करनी है। पनिशमेंट बात करता है सबसेक्शन नंबर 6 कि अगर कोई भी पर्सन
अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करता है 165(1) के कॉन्ट्रवेंशन में। ओहो, मतलब आपको पता है कि आप 20 में ऑलरेडी होल्ड करते हो और दो कंपनीज ने आपको अप्रोच किया है और एक प्राइवेट कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी है। क्या आपको लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए बॉस, कैसे कर सकते हो आप? हाँ, नॉट अलाउड। अच्छा, केस चेंज। 20 में आप ऑलरेडी होल्ड करते हो और 20 में होल्ड करने के बाद में आपको दो कंपनी से ऑफर आता है। एक कंपनी निकलती है डोरमेंट कंपनी, क्या आप ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। एक कंपनी निकलती है एनपीओ, क्या आप ले सकते हो? ले सकते हो, क्योंकि इन दोनों को हम काउंट ही नहीं करेंगे हमारे 20 के काउंटिंग में। तो उन्होंने कहा कि अगर 165 का कॉन्ट्रवेंशन अगर आपने कर दिया है और आप 20 से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड करते हो या 10 से ज़्यादा पब्लिक कंपनीज को आप होल्ड करते हो, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये हर दिन की। ओहो हो, 5,000 रुपये हर दिन की पेनल्टी लगेगी जब से आपका कॉन्ट्रवेंशन चल रहा है तब से। ठीक है, सो ये बात भी क्लियर हो गई हमारे यहाँ पर कि पनिशमेंट क्या लगने वाली है। तो चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हमारे आखिरी सेक्शन की बात करते हैं। सेक्शन 166, 66 रिपीट हो रहा है, यानी कि ड्यूटीज की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सो ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर की बात करो। अरे भैया, डायरेक्टर की ड्यूटीज क्या क्या होंगी? सबसे पहली बात है, कंपनी के आप हो कौन? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, आप एजेंट भी हो सकते हो, आप ट्रस्टी भी हो सकते हो, आपको दोनों तरीके से काम करना है। आपको कंपनी की कीमत बढ़ानी है यार, सिंपल सी बात है। आपको बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। पॉइंट नंबर 1 क्या आपको हाईलाइटेड दिख रहा है? यस, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, ऑफ द शेयर होल्डर्स, ऑफ द मेंबर्स आपको काम करना है और आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। ये आपका टारगेट होना चाहिए और यही आपकी ड्यूटी है। तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर कर लीजिए, बेस्ट इंटरेस्ट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आपको करना है। ठीक है, आपके पास में जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है आप उसको खुद के बेनिफिट के लिए मत रखिए, कंपनी का बेनिफिट बनाइए। ठीक है, मुझसे पहले देश और डायरेक्टर बोलता है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हमारा जवान सैनिक बोलता है कि मुझसे पहले मेरा देश आता है और एक डायरेक्टर बोलता है कि मुझसे पहले मेरी कंपनी आती है। ठीक है, सो ये हुई मजाक की बात। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ड्यूटीज़ क्या क्या यहाँ पर दे रखी है। सबसे पहला पॉइंट, चिंदी। आर्टिकल्स के हिसाब से एक्ट करो भाई साहब, अपने मन की मत करो। आर्टिकल्स के हिसाब से एओए में जो लिखा हुआ है, जो आपको पावर देते हैं उतनी पावर का ही आप यूज़ करो। ठीक है, सारा काम गुड फेथ में होना चाहिए। प्रमोट करो, जो कंपनी का ऑब्जेक्ट है उसी के लिए काम करो। बेस्ट इंटरेस्ट हम पॉइंट देख चुके हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए, शेयर होल्डर के लिए, यहाँ तक कि एनवायरनमेंट के लिए, कम्युनिटी के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में आपको काम करना चाहिए। हर काम करने से पहले, अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करने से पहले ड्यू एंड रीजनेबल केयर बॉस, यानी कि बराबर सब चीज़ों का ध्यान रखो, स्किल और डिलीजेंस रखो। इन सब को साथ में रखते हुए अपना इंडिपेंडेंट जजमेंट रखना और अपना काम करना। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है कि बेस्ट इंटरेस्ट तो रखना ही है, बट ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन है अगर वहाँ पर आपका कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट वहाँ पर क्रिएट हो रहा है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से कंपनी के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो वहाँ से अपने आप को हटा लेना, अपने आप को इन्वॉल्व वहाँ पर मत करना। ठीक है, और या फिर हो रहे हो तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। वो डिस्क्लोजर वाला जो सेक्शन हमारा रहेगा वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनड्यू गेन और एडवांटेज आपको नहीं लेना चाहिए। कोई भी आप गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे कंपनी के नाम पर। रिलेटिव्स, पार्टनर्स, एसोसिएट्स किसी को भी फ़ायदा नहीं करवाएंगे इन द नेम ऑफ कंपनी। अगर ये करते हुए अनड्यू गेन आपने किया है और आप पकड़े जाते हैं, गिल्टी हो जाते हैं, तो आपके ऊपर उस अमाउंट के इक्वल का यहाँ पर फाइन तो लगेगा और आगे पेनल्टी वाला सेक्शन भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने काम आपको दिया है, मैंने डायरेक्टर आपको बनाया है क्योंकि आप पर्सनली इतने स्मार्ट थे, आपकी कैपेबिलिटीज़ थी कि आप उस ऑफिस को संभाल सकते थे। तो मैंने आपको आपकी पर्सनल कैपेसिटी देखते हुए डायरेक्टर का ऑफिस असाइन किया है। क्या मैं अपना ऑफिस और किसी को असाइन कर सकता हूँ क्या? नो, मैं किसी को असाइन नहीं कर सकता हूँ। दैट शैल बी वॉइड। ठीक है, क्यों भैया, इसको इनवैलिड क्यों बोला है? जो मैंने बात आपको अभी बोली है यार, किसी पर्टिकुलर पर्सन को इलेक्ट किया है डायरेक्टर बनने के लिए, हम जिस पर्सन को यहाँ पर असाइन कर रहे हैं ऑफिस, शेयर होल्डर्स ने उनको सिलेक्ट किया है, उनके अंदर फेथ दिखाया है, उनको पता है कि भैया ये काम ढंग से करेगा। तो ऐसा बंदा, कोई दूसरा बंदा आके अगर उसकी जगह काम करे
जो फेथ ही नहीं है जिसके ऊपर शेयर होल्डर्स को, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ले सकता है कंपनी को मैनेज करने की। इन अदर वर्ड्स, जो ओरिजिनल डायरेक्टर है उसी को यहाँ पर सारा काम करना चाहिए, ड्यूटीज़ निभानी चाहिए और अपना काम, अपना ऑफिस किसी को भी असाइन नहीं करना चाहिए। अगले पॉइंट पे हम आते हैं ना, क्या यहाँ पर नॉर्मल तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को डेलीगेट करना स्टाफ मेंबर्स को वो भी परमिट नहीं है क्या? उन्होंने कहा अरे यार, डेलीगेशन तो आप नॉर्मली कर सकते हैं, डेलीगेशन में हमको कोई दिक्कत नहीं है। डेलीगेशन इज नॉट अकिन टू असाइनमेंट। उन्होंने कहा है कि असाइनमेंट करना एक अलग बात है, अपना ऑफिस ही किसी को दे देना अलग बात है। डेलीगेशन, येस, इट्स अ पार्ट ऑफ परफॉर्मिंग योर ड्यूटीज़। ओके, सो अगर आपने अपनी स्टैच्यूटरी ड्यूटीज़ को नहीं निभाया है, सेक्शन 166 का आपने यहाँ पर वॉयलेशन किया है, तो उस डायरेक्टर को मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक की फ़ाइन लग सकती है। अगर आप ज़रा सोच लीजिए, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा है, असाइनमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि एक पर्सन ने अपना यहाँ पर असाइनमेंट कर दिया, सर ऑल्टरनेट डायरेक्टर आपने बोला था, क्या वो अलाउड है क्या? येस येस, वो अलाउड है। ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप्स बताई जाएगी कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो एक ऑफिशियल चीज़ होती है, बट जस्ट अनऑफिशियली किसी को असाइन कर देना, ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया है कि ढंग से नहीं किया है, तो फाइन बिल्कुल लगना चाहिए। अब ये तो हुई छोटी छोटी और जनरल बातें कि अपना अनड्यू गेन मत कीजिए, ड्यू डिलिजेंस रखिए, गुड फेथ में काम करिए, आर्टिकल्स के हिसाब से चलिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरेस्ट हो तो अपने आप को इन्वॉल्व मत करिए। बट इनके अलावा कोई स्पेसिफिक ड्यूटीज़ भी है क्या डायरेक्टर्स की? तो येस, स्पेसिफिक ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो आइए देखते हैं। तो उन ड्यूटीज़ में सबसे पहली ड्यूटी आती है कि यार जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने की ज़रूरत पड़ती है, वो सब डॉक्यूमेंट्स एक डायरेक्टर को फाइल करना पड़ेगा जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है। रजिस्ट्रार को जितने भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स के अंदर, वो एक डायरेक्टर की ड्यूटी है, उसको करना चाहिए, रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए। ठीक है, जनरल मीटिंग्स को कन्वेन करना, तो जब भी रिक्वायरमेंट है एक्ट के हिसाब से, हम यहाँ पर आगे देखेंगे एजीएम्स, जीएम्स, यहाँ पर इनकी क्या लिमिट होती है, कब कब कितनी पूरे साल भर में एजीएम्स कॉल करनी चाहिए, जनरल मीटिंग्स कॉल करनी चाहिए, बोर्ड मीटिंग्स कॉल करनी चाहिए, या आपके अगले चैप्टर में आएगा मीटिंग ऑफ बोर्ड, वहाँ पर हम देखेंगे। तो जहाँ जहाँ डायरेक्टर को एजीएम जीएम कॉल करनी है वो सब उसको करना पड़ेगा, ये भी उसकी ड्यूटी है। बोर्ड मीटिंग्स को अटेंड करना उसकी ड्यूटी है। यस, बोर्ड मीटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि बोर्ड मीटिंग्स की अगर आप बात करेंगे तो साल भर में हमको मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स तो चाहिए हर साल। ठीक है, और 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता। बोर्ड मीटिंग नंबर 1, बोर्ड मीटिंग नंबर 2, इन दोनों के बीच में 120 डेज से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। ठीक है, बट ये जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, ये सेक्शन 8 कंपनीज के लिए अगर आप आगे जाके देखेंगे तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन दे रखा है। उनको बोला है कि आप 6 मंथ्स में, 6 कैलेंडर मंथ्स में इनफैक्ट आप एक मीटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, तो ये तो एक्स्ट्रा बात हुई, बट उन्होंने कहा कि बोर्ड मीटिंग को अटेंड करना यहाँ पर डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे बोल रहे हैं? However, a company may, as per exigencies, hold more meetings than statutory required, and every director is duty bound to attend them. उन्होंने बोला है कि मिनिमम 4 चाहिए, ज़्यादा भी कर सकते हो अगर ज़रूरत है। तो डायरेक्टर्स को, हर डायरेक्टर को, एवरी लिखा है, एवरी डायरेक्टर को यहाँ पर अटेंड करना ज़रूरी है। अ डायरेक्टर दो मे नॉट अटेंड ऑल द बोर्ड मीटिंग्स हेल्ड इन अ ईयर, बट इन केस ही रिमेन्स एबसेंट फ्रॉम ऑल सच मीटिंग्स हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ईदर विद और विदाउट सीकिंग लीव और एब्सेंस, ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज ऑफिस। उन्होंने क्या बोला है, आगे हम सेक्शन पढ़ेंगे वेकेशन का, 167 में हम आगे जाएंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि यार चलो ठीक है, 1-2 मीटिंग छोड़ दी आपने, चलता है, पूरे 12 मंथ्स के अंदर सारी मीटिंग्स हुई 4 की 4, वो चारों में आप नहीं आए और ना आपने एब्सेंस के लिए बताया, ना आपने लीव बताई, ना आपने ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप करी, कुछ भी नहीं करा आपने, आप गायब रहे, तो हम ये मानेंगे कि आपने आपका ऑफिस वेकेट कर दिया है, आप खत्म हो चुके हैं। ठीक है, सो ये भी बोर्ड मीटिंग्स का अटेंड करना आपकी एक ड्यूटी है, जनरल मीटिंग्स को कन्वेन करना आपकी ड्यूटीज़ है, डॉक्यूमेंट को यहाँ पर फाइल करना रजिस्ट्रार के साथ में आपकी ड्यूटी है ना, अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना भी आपकी ड्यूटी है। मैंने आपको कहा है, कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है ऑर्डिनरी कोर्स में जहाँ पर डायरेक्टर का कोई इंटरेस्ट है, वो क्लैश नहीं होना चाहिए कंपनी के इंटरेस्ट के साथ में। ही शुड नॉट गेट हिमसेल्फ बेनिफिटेड फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन।
द प्रॉफिट ऑफ विच बिलोंग्स टू द कंपनी। कंपनी का जो प्रॉफिट उसमें आप क्यों खा रहे हो यार, बीच में जिस थाली में खा रहे हो उसमें आप छेद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। बट कभी कभी ऐसा होता है जिस कंपनी के साथ में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर वो डायरेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो ऐसी बोर्ड मीटिंग हो रही है जहाँ पर ये डिसीजन लिया जा रहा है और वो बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है और उनको पता है कि यार वो इंटरेस्टेड है इस ट्रांजेक्शन के अंदर। इंटरेस्टेड मतलब उसको चाहते वो वाला नहीं, यहाँ पर उसका इंटरेस्ट है उस कंपनी में, या तो उस कंपनी को वो उसके बीओडी को वो कंट्रोल करता है, वो कंपनी अकस्टम्ड है उसके हिसाब से एक्ट करती है, किसी भी तरीका उसका दबदबा है, वो वहाँ पर शेयर्स होल्ड करता है, एनीथिंग, ठीक है, किसी भी तरीके से वो इंटरेस्टेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अगली बोर्ड मीटिंग के अंदर। क्या सबसे पहली बोर्ड मीटिंग जो हो रही है फाइनेंशियल ईयर की, कि बॉस इस कंपनी के साथ में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, वहाँ पर जो बीओडी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं उसमें जो बंदा है वो मेरा मामा है। जस्ट एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो मैं इस कंपनी के साथ में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ, ज़रा आप इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। Now, in case there is any change in the disclosure already made by the director, such change needs to be brought into the knowledge of other directors. अगर आपने जो डिस्क्लोजर दिया है उसमें और कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे मामा अब रहे नहीं, ठीक है, तो ये जो चेंज आ रहा है ये डिटेल डिस्क्लोजर सबको देना पड़ेगा, और अगर नॉन डिस्क्लोजर किया तो फिर गलत बात होगी, पेनल्टी लगेगी आपके ऊपर, ठीक है। तो अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना भी एक डायरेक्टर की ड्यूटी होती है। उसके बाद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना, AFS, ये भी ड्यूटी है डायरेक्टर की। यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आप साथ में ले लीजिएगा, PNL आ गए, CFS आ गया, सब कुछ आ गया। अप्रूव करना बोर्ड रिपोर्ट को और अटैच करना, ये भी ड्यूटी है डायरेक्टर की। उसके अंदर डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आता है जो अफेयर्स बताता है कंपनी के, वो भी यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूडेड समझना। और फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंट करने की ड्यूटी भी डायरेक्टर की होती है, ये भी हम आगे वाले चैप्टर में समझने वाले हैं। इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज़ हैं जो डायरेक्टर की हमने यहाँ पर समझी है, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट तो हो गए, डॉक्यूमेंट, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, इंटरेस्ट। अब इसके बाद में रिपोर्ट्स वाला, ठीक है, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और बोर्ड रिपोर्ट। सो फिनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट के साथ में ये सब काम करता कौन है, ऑडिटर, तो फर्स्ट ऑडिटर। तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक ड्यूटीज़ है डायरेक्टर की, और जनरल ड्यूटीज़ हमने ऊपर ऑलरेडी देख ली थी। तो सेक्शन 166 भी हमारा यहाँ पर डन होता है। अगर हम हमारे इंडेक्स में आते हैं जो हमने आपसे वादा किया था, इस पूरे चैप्टर में आपको बताएंगे, तो क्या हमारी ये चीज़ें भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, लेट्स सी, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम टिक ऑफ करके चालू करते हैं पूरा काम हमारा, तो क्या ये भी कंप्लीट हो चुका है, यस। क्या 164 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यस, 164 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, तो इसको भी हम चेक कर देते हैं, ठीक है। 165 हमारा कंप्लीट हो गया है, यस, इसको भी हम चेक कर देते हैं। और 166 हमारा कंप्लीट हो गया है, तो इसको भी हम चेक यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा पूरा वीडियो का जो डेटा है वो हमने यहाँ पर फिनिश ऑफ कर लिया है। 149 से शुरुआत करी थी, 149 के अंदर इतनी सब चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करी हैं। 164, 165, 166 तक हमने यहाँ पर चीज़ें कवर कर ली है। बेसिक समझ लिए हैं, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन समझ लिया है, नंबर समझ लिए हैं, और साथ में हमने समझ लिया है कि ड्यूटीज़ क्या क्या होती है। तो अब अगला जो वीडियो आएगा ना दोस्तों, उसमें हम कुछ अलग तरीके से यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंसिवली और इस मैटर को हम आगे ले जाने वाले हैं। मतलब कि हम अब ये समझेंगे कि डायरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, हम समझ गए, नंबर्स कितने होते हैं आपने बता दिया, बहुत ही अच्छी बात है, हमको खुशी हुई। बट ज़रा अब आप ये बताइए हमको कि स्मॉल शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। छोटी सी बात है, अपॉइंटमेंट की जो आप बातें कर रहे हैं सेक्शन 152 से शुरुआत होगी कि यहाँ पर किस तरीके से अपॉइंटमेंट किया जाता है। जो आप बात कर रहे हैं डिन नंबर की, उनके रिलेटेड क्या क्या सेक्शंस हैं, ठीक है। और आगे हमको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड बातें भी करना है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कंडीशंस क्या क्या है, क्या मेथड्स होते हैं इंडिविजुअली अपॉइंट करने के, प्रोपोर्शनली अपॉइंट करने के। अच्छा, क्या रिमूव किया जा सकता है, क्या कोई यहाँ पर रिज़ाइन कर सकता है, तो ये सब क्वेश्चंस हमको आगे फेस करने हैं। वेकेशन से रिलेटेड सेक्शन 167 भी हमको देखना है, तो आगे आने वाले 1-2 वीडियोस में हम वो सब भी कवर करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है, डायरेक्टर चैप्टर नंबर 1 आपके CA फाइनल लेवल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।